हाय दोस्तों, ये इटूटेरिया का न्यू वाले बुक का पीडीएफ है। यहाँ से हम लोगों ने इतिहास को ऑलरेडी पहले के 2 लेक्चर में ख़त्म कर चुका है। ये बिहार का भूगोल है, तो यहाँ से बिहार के ज्योग्राफी को अच्छे से देख लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन 2-3 आ ही जाते हैं। तो बहुत 1 घंटे में 2-3-4 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। इसको अच्छे से 3-4 बार ज़रूर देखें। तो बिहार का भूगोल शुरू करते हैं डायरेक्ट। बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। बिहार कैसा एक मैदानी राज्य की श्रेणी में आता है और ये गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा हुआ है। गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है, कृषि के लिए समृद्ध क्षेत्र है। ये नेपाल के तराई क्षेत्र में विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्रों तक विस्तृत है। यानी नेपाल के तराई से लेकर उत्तर में, नेपाल के तराई से लेकर दक्षिण में यह विंध्य पहाड़ी और धारवाड़ के चट्टानों तक फैला हुआ है, विस्तृत है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित है, जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है। तो बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है, जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से वे 3 भाग है जो बिहार के भौगोलिक विभाजन को हम देखें तो बिहार का भौतिक विभाजन अगर देखा जाए तो 3 रूपों में किया गया है। एक है पर्वत या तराई क्षेत्र, दूसरा है मैदान और तीसरा है पठार। तो पर्वत या तराई क्षेत्र जिसमें 3 श्रेणियाँ आती है। एक सोमेश्वर की श्रेणी जो पश्चिम चंपारण में है, रामनगर दून उधर है, और दून घाटी। ये पर्वतीय या तराई क्षेत्र है जो उत्तर बिहार के पश्चिमी हिस्से का इलाका है। मैदान में तो उत्तरी गंगा बिहार के लगभग बीचों बीच से जाती है। तो यह गंगा बिहार को 2 भागों में बांट देती है। तो गंगा के उत्तर वाले हिस्से को उत्तरी गंगा का मैदान और गंगा के दक्षिण वाले हिस्से को दक्षिणी गंगा का मैदान कहा जाता है। पठार, तो यहाँ पे 2 पठार भी पाई जाते हैं। जैसे बिहार के दक्षिणी हिस्से में जब जाएंगे तो धारवाड़ चट्टान की देखने को मिलेगा, और दक्षिण पश्चिम हिस्से में जाएंगे तो विंध्यकर्म की चट्टानें देखने को मिलेंगी। मैप में इसको देख लेते हैं। बिहार का जो पहाड़ी इलाका था, जिसको हमने उत्तर और पश्चिम इलाका में बोला था, तो यह नॉर्थ में नेपाल है, इधर नॉर्थ में नेपाल है, ये नॉर्थ उत्तरी इलाका है, ये ईस्ट है। इधर पश्चिम बंगाल है, इधर यूपी है, ये वेस्ट है, और नीचे झारखंड है साउथ में। तो नॉर्थ में और वेस्ट में, तो नॉर्थ वेस्ट में ये सोमेश्वर की पहाड़ी, रामनगर धून और दून घाटी, ये तीनों जो है पश्चिम चंपारण जिले में पकड़ पड़ती है। कहाँ? पश्चिम चंपारण में। तो पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी और रामनगर दून, ये पहाड़ी इलाका है। उसके बाद इसके मैदानी इलाके को देखें तो मैदानी इलाका गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांट देती है। वही 2 भागों में एक नॉर्थ उत्तरी गंगा का मैदान और साउथ में दक्षिण गंगा का मैदान कहलाता है। उत्तरी गंगा के मैदान का इलाका ये सब है और दक्षिण गंगा के मैदान का इलाका ये सब है। और इन उत्तरी गंगा के मैदान को भी नदियों के हिसाब से बांट दिया गया है कि 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उस प्रकार से। तो उत्तरी गंगा के मैदान को अगर देखें तो उत्तरी गंगा के मैदान में जैसे कि सबसे पहले जो घाघरा नदी प्रवेश करती है, जो सीमा रेखा बनाती है बिहार और यूपी की, तो ये घाघरा हो गया और एक गंडक हो गया। तो घाघरा और गंडक के बीच के क्षेत्र को घाघरा गंडक द्वीप कहा गया है। एक गंडक और कोसी, इस बीच के द्वीप को गंडक कोसी द्वीप कहा गया। और कोसी महानंदा बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। तो कोसी और महानंदा के बीच का जो मैदानी इलाका है उसे कोसी महानंदा का द्वीप, 2 नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे द्वीप कहते हैं। तो उत्तरी बिहार में कितने द्वीप है? मुख्य रूप से 3 द्वीप है, घाघरा गंडक द्वीप। वैसे तो बहुत सारी नदियाँ है, लेकिन इसको बांटा गया है 3 द्वीप में, घाघरा गंडक द्वीप, गंडक और कोसी के बीच का क्षेत्र गंडक कोसी द्वीप, और कोसी महानंदा के बीच का क्षेत्र जो है वो कोसी महानंदा द्वीप हो गया। गंगा के दक्षिणी इलाके, तो यह गंगा नदी जो है लगभग बीचों बीच से पूरी तरह से नहीं, इसके दक्षिण इलाके में जो द्वीप है उसमें से एक नदी आती है सोन। तो गंगा, ये गंगा हो गया और ये सोन हो गया। तो गंगा और सोन के बीच का जो इलाका है उसे गंगा सोन द्वीप के नाम से जाना जाता है। वहीं ये जो बीच वाला इलाका है ये पूरा मगध के मैदान के नाम से विख्यात है, मगध का मैदान। और इसका पठारी जो इलाका था वही पठारी इलाका एक ये मगध का मैदान है, और आगे ये अंग का मैदान है जो भागलपुर मुंगेर इलाकों में फैला हुआ है। और मगध का मैदान पटना, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, इन सब क्षेत्रों में फैला हुआ है। और ये दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। ये दक्षिण का पठारी क्षेत्र है जो मुख्य रूप से धारवाड़ चट्टान से बना हुआ है, और इधर का जो पठारी क्षेत्र है वो मुख्य रूप से विंध्यकर्म की चट्टानों से बना हुआ है। तो यह बिहार का विभाजन है भौतिक रूप से। पर्वतीय और तराई क्षेत्र, इसको डिटेल में अब देख लेते हैं। तो पर्वतीय और तराई क्षेत्र, तो पर्वतीय या तराई क्षेत्र जो कि अभी कहाँ था? पश्चिम चंपारण जिले में था। तो बिहार के उत्तर और पश्चिमी भाग में, ये देखिए उत्तर और पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की सबसे दक्षिणतम श्रेणी, सबसे आखिरी श्रेणी शिवालिक श्रेणी का भाग है। यानी इसका जो पर्वतीय क्षेत्र है वो हिमालय श्रेणी के किस हिस्से का भाग है? तो शिवालय का। हिमालय का कौन 4 हिस्सा था? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। तो ये शिवालिक का ही सबसे बिहार में जो विस्तृत है वो हिमालय के शिवालिक श्रेणी का भाग है। और इसकी अवस्थिति, इसका जो कुल क्षेत्रफल है बिहार में 932 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण जिले में है और इसको 3 उपवर्गों में बांटा गया। तो इसका विस्तार मुख्य रूप से हिमालय के शिवालिक श्रेणी का विस्तार मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण में है और इसे 3 उपवर्गों में बांट दिया गया है। वही उपवर्ग जिसको भी हमने ऊपर चर्चा किया, सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी। सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी, यही 3 है। कौन कौन? सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी, हमने ऊपर देखा था।
ये 3 उपवर्ग है, सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी और रामनगर दून। तो सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में आ जाता है दून घाटी, यानी एक पे सोमेश्वर श्रेणी है। सीरीज में भी पूछ सकता है कौन ऊपर से नीचे है, कौन बाएं से दाएं है, कौन उत्तर से दक्षिण है। तो उत्तर से दक्षिण, बाएं से दाएं सोमेश्वर श्रेणी, 2 पे दून घाटी और 3 पे रामनगर दून है। इस क्रम में है, क्रम में याद रहना जरूरी है। सोमेश्वर श्रेणी को पहले देखते हैं। सोमेश्वर श्रेणी बिहार में कहाँ है? यह श्रेणी भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। सोमेश्वर श्रेणी सबसे उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तरी सीमा, यह उत्तरी सीमा है, उस बिंदु पर फैलती है जहाँ से त्रिवेणी, यह वहाँ से शुरू होता है जहाँ से एक फेमस नहर है त्रिवेणी नहर गंडक नदी पे, वहीं से यह शुरू होता है। तो यह त्रिवेणी नहर से शुरू होता है और भिखनाठोरी दर्रा है, यही भिखनाठोरी दर्रे के पास यहाँ पे यह समाप्त हो जाता है आकर। तो त्रिवेणी नहर से शुरू होता है सोमेश्वर श्रेणी और भिखनाठोरी दर्रे के पास समाप्त हो जाता है, यानी इसका क्षेत्र कहाँ है? त्रिवेणी नहर से भिखनाठोरी दर्रे के बीच तक। इसे टर्शियरी काल का, टर्शियरी पीरियड तृतीयक काल का माना जाता है। यह जो पश्चिम चंपारण की जो ये चट्टान है सोमेश्वर श्रेणी पहाड़ी इलाका, यह किस काल का है? तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह तृतीयक काल का है, टर्शियरी युग का, यह तृतीयक काल का है। और यह पहाड़ी उत्तरी गंगा के मैदान में स्थित है, यह पहाड़ी उत्तरी गंगा के मैदान में स्थित है और यह बिहार के उत्तर पश्चिम भाग को घेरे हुए है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी जो है सोमेश्वर पहाड़ी, तो बिहार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सोमेश्वर पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई भी पूछ सकता है। तो 874 तो 874 मीटर है। तो सोमेश्वर पहाड़ी बिहार की सबसे ऊंची चोटी है जो कि सोमेश्वर श्रेणी में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई 874 मीटर है। दूसरी रामनगर दून जो दून घाटी के बीच में है। तो रामनगर दून, तो यह रामनगर पहाड़ी श्रृंखला सोमेश्वर पहाड़ी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। रामनगर जो पहाड़ी श्रृंखला है यह सोमेश्वर के दक्षिणी किनारे पर, कहाँ है? यह सोमेश्वर पहाड़ी है उसके दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यह बेतिया जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर गंडक नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? गंडक नदी के तट पर स्थित है। रामनगर दून कई छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। तो रामनगर दून कई छोटी छोटी पहाड़ी से मिलकर बना हुआ है, यानी कई छोटी पहाड़ियों का यह श्रृंखला है। कई छोटी छोटी पहाड़ियों का श्रृंखला 214 वर्ग किलोमीटर में यह विस्तृत है, फैला हुआ है और इसे दक्षिणी क्षेत्र के रूप में देखा जाता है, यानी यह पहाड़ी का दक्षिणी क्षेत्र है। यह दक्षिणी पर्वतमाला 32 किलोमीटर लंबा और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा है। इस श्रेणी का सबसे ऊंचा जो चोटी है वो संतपुर है। तो रामनगर दून की सबसे ऊंची चोटी संतपुर है जिसकी ऊंचाई 242 मीटर। इसको याद रखें, रामनगर दून की सबसे ऊंची चोटी संतपुर है जिसकी ऊंचाई 242 मीटर है। हरहा नदी घाटी रामनगर दून के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो हरहा नगर घाटी कहाँ है? रामनगर दून के उत्तर पूर्व में स्थित है। अगला दून घाटी, तो यह दून घाटी सोमेश्वर के बाद आता है। यह घाटी सोमेश्वर और रामनगर पर्वतमाला के बीच में है। कहाँ? रामनगर और सोमेश्वर के बीच में दून घाटी है। इसे दून वैली के नाम से जाना जाता है। दून वैली यह 21 किलोमीटर लंबा और 152 मीटर ऊंचा है। 214 वर्ग किलोमीटर में दून घाटी फैला हुआ है। इस घाटी की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। अब गंगा के मैदानी भाग की बात करते हैं। तो मैदानी क्षेत्र बिहार के कुल भूभाग का 96% जो हिस्सा है वह मैदान ही है। मैदानी भाग का जो निर्माण हुआ है उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस मैदान के मध्य में गंगा नदी बहती है, बहती है गंगा नदी। अवस्थिति के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में बांट देती है। वे 2 उपवर्ग, तो वही गंगा के उत्तर का जो हिस्सा होता है उत्तरी गंगा के मैदान से हम लोग जानते हैं, दक्षिण का हिस्सा दक्षिण गंगा के मैदान से। तो उत्तरी गंगा के मैदान, तो यह जो मैदान है यह मैदान गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। इस मैदान का निर्माण इस मैदान का निर्माण किस प्रकार से? घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा जैसी नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। तो उत्तरी गंगा के मैदान का निर्माण बहुत सारे नदियों के निक्षेप से हुआ है। तो ये नदियाँ कौन कौन है? तो गंडक हो गया, घाघरा हो गया, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा। तो ये ध्यान रखिए सारे नदी जो लिखा हुआ है क्रम में है, यानी कि यह बाएं से दाएं है, यह पश्चिम से पूर्व की ओर है। यानी सबसे पहले घाघरा नहीं, ये गंडक बाद में दे दिया, पहले घाघरा है फिर गंडक है, फिर बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा, ऐसे इसको पहले करते बाकी सीरीज में हो जाएगा। और इन नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से हुआ यह गंडक, यह है, इसमें कुल तिरहुत, सारण, पूर्णिया, दरभंगा और कोसी, यह 5 प्रमंडल आते हैं। कौन? इसमें 5 डिवीजन आते हैं, 5 प्रमंडल आते हैं। एक तिरहुत हो गया, दूसरा सारण, पूर्णिया, दरभंगा और कोसी, कुल 9 प्रमंडल है, जिसमें 5 प्रमंडल उत्तरी गंगा के मैदान में या उत्तर बिहार में आते हैं और दक्षिणी इलाके में दक्षिण बिहार में 4 प्रमंडल आते हैं। तो उत्तर बिहार में आने वाले 5 प्रमंडल में तिरहुत हो गया, सारण हो गया, पूर्णिया हो गया, दरभंगा और कोसी हो गया, इन क्षेत्रों को कवर करता है। और यह पश्चिम में घाघरा गंडक द्वाब से लेकर पूर्व में महानंदा घाटी तक फैला हुआ है। इस मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग और उत्तर पश्चिमी भाग जो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है
वही पश्चिमी भाग। और उच्च ऊंचाई वाला तराई क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र यानी सबसे ऊंचा भाग जो है यह इसका पश्चिम चंपारण का तराई वाला इलाका है। इस क्षेत्र की मिट्टी जो है वह चट्टानी और छिद्रपूर्ण है। इसमें रिसाव का स्तर अधिक है, जिसके परिणाम स्वरूप जल स्तर भी ऊंचा होता है। इस मैदान का ढलान उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है और इस मैदान का उत्तरी भाग अपेक्षाकृत ऊंचा है। तो इस मैदान का ऊपरी भाग अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा है। क्या इसका ऊपरी भाग अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा है। इसका ढलान कैसा है तो उत्तर से दक्षिण या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इसका ढलान है। ढलान याद रखें। और यह उत्तरी भाग अपेक्षाकृत ऊंचा है। यह जलोढ़ पंख का स्थान है, जिसका निर्माण गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा नदियों के तलछटी से हुआ है। उत्तर बिहार का यह मैदान द्वाब यानी दो मिलती हुई नदियों के बीच की भूमि को द्वाब कहते हैं में बटा हुआ है, जैसे घाघरा गंडक द्वाब, गंडक कोसी द्वाब और कोसी महानंदा द्वाब। तो यहाँ पे दो चीज़ें याद करने समझने लायक है। इसका जो ढलान है उत्तरी गंगा के मैदान का उत्तर से दक्षिण और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ढलान का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जैसे जो भी नदियाँ हैं इधर, सारी नदियाँ इधर से इधर आ रही है, इधर से इधर बहती है। तो इसका एक तरह से देखा जाता है ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है और इधर झारखंड की तरफ साउथ हो जाएगा। तो इसका ढलान कह रहा है कि यह तो उत्तर यानी इधर से उत्तर से नॉर्थ से दक्षिण की ओर कह सकते हैं, या फिर नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम से इधर किधर है तो ईस्ट और साउथ तो दक्षिण पश्चिम की ओर, तो ये इधर की ओर है। इसका ढलान नॉर्थ से साउथ ज़्यादा अच्छा है, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। और इधर ढलान इधर क्यों है, क्योंकि इधर ऊंचा होगा और इधर नीचा क्षेत्र होगा, तभी ऊपर से नदियाँ नीचे की ओर आएगी। नदी का पानी का कैरेक्टर होता है कि ऊंचाई से नीचाई की ओर जाती है, तो ऊंचे क्षेत्र से नीचे की ओर आएगी, तो स्वाभाविक बात है कि इधर ऊंचा क्षेत्र होगा। तो इधर का जो इलाका है अधिक ऊंचा होगा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, ये सब अधिक इलाका ऊंचा होगा। ये सब थोड़ा कम, नीचे वाला इलाका कम नीचा होगा, तो ये सब की ऊंचाई अधिक है। यही ये कह रहा है इसमें कि किधर है, जिसके परिणाम स्वरूप जलस्तर ऊंचा होता है। और इस मैदान का ढलान उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ढलान उत्तर से दक्षिण और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। मैदानी उत्तरी भाग में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा है, तो उत्तर भाग में अधिक ऊंचा है, फिर दक्षिण की ओर कम है, तभी पानी उधर से इधर आती है। जलोढ़ पंखों का स्थान है, जिसका निर्माण गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, घाघरा, बागमती आदि के तलछटी से हुआ है। यह उत्तर बिहार के मैदानी द्वाब दो भाग तीन मुख्य रूप से द्वाब में बांटा गया। घाघरा गंडक द्वाब ध्यान रखें, गंडक कोसी द्वाब और कोसी महानंदा। महानंदा आखिरी नदी है, घाघरा पहली नदी है। बिहार की सबसे पश्चिमी नदी घाघरा है, बिहार की सबसे पूर्वी नदी महानंदा है, ध्यान रखें। अब दूसरा मैदान भी है, दक्षिणी गंगा के मैदान को देखते हो तो गंगा नदी दक्षिण और गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्रों के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। और उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका जो आकार है वह छोटा है। तो दक्षिणी गंगा का जो मैदान है मैप में भी हमने देखा कि यदि यह बिहार है तो यहाँ पे गंगा नदी ऐसे जाती है, तो ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है। तो यही कह रहा है कि उत्तरी गंगा के मैदान से दक्षिण गंगा के मैदान का जो आकार है यह छोटा है, आकार में यह छोटा है। और यह उत्तर में गंगा नदी पूर्व में ताल क्षेत्र और दक्षिण में दक्षिणी पहाड़ी इलाका और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। यह क्या कह रहा है कि उत्तर में गंगा नदी, तो गंगा नदी तो एक है ही, उसके बाद पूर्व में आएंगे, इस इलाका में आएंगे, किस इलाका में, तो यह गंगा नदी मान ली। तो यह कह रहा है कि पूर्व में ताल क्षेत्र, तो इन इलाकों में ताल क्षेत्र है, ताल वाला इलाका है। दक्षिण में दक्षिणी पहाड़ी और इलाका है, तो दक्षिण में इधर पहाड़ी इलाका है, यह पहाड़ी पठारी इलाका है। दक्षिण में तो पहाड़ी इलाका है और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। तो पश्चिम में यहाँ से एक नदी आती है जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, बताया था। अमरकंटक से एक सोन, महानंदा और नर्मदा। तो यही सोन नदी दक्षिण में अमरकंटक पहाड़ी, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बॉर्डर पे यहाँ से यही सोन नदी आती है। तो यह कह रहा है कि यह इधर सोन नदी से घिरा हुआ है, जो उधर छत्तीसगढ़ अमरकंटक श्रेणी से आती है। और इसका क्षेत्रफल लगभग 1230 वर्ग किलोमीटर में है। इसमें गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, नवादा जिले शामिल है। इस मैदान का निर्माण गंगा नदी और इसकी मुख्य सहायक नदी जैसे पुनपुन, दक्षिण बिहार की नदी कौन कौन है, पुनपुन, सोन, फल्गु नदियों और इनकी सहायक जो नदी है उससे हुआ। इस मैदान की ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अब इसका ढाल इधर से इधर था, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम था, लेकिन अब इधर क्या है, नदियाँ इधर से इधर जा रही है। स्वाभाविक बात है इधर वाला इलाका ऊंचा होगा, तो इसका ढाल कह रहा है कि इधर साउथ है, इधर वेस्ट है, तो और इधर नॉर्थ हो गया, इधर ईस्ट हो गया। ये कह रहा है कि इसका जो ढाल है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। तो सही बात है कि दक्षिण बिहार में जो ढाल है वह इन इलाकों से, ये सब इलाकों से, यानी दक्षिण पश्चिम से या दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर है, इधर से आगे की ओर है, उत्तर पूर्व की ओर है।
इसे भी 3 उपवर्गों में हम लोगों ने बांट दिया है पढ़ने के लिए आसान हो इस दृष्टिकोण से। तो गंगा और सोन नदी का दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। तो ये बिहार को हम लोगों ने 3 वर्गों में बांटा था। ये गंगा है मान लीजिए, तो ये गंगा नदी है और इधर से आती है सोन नदी। तो गंगा और सोन का दोआब ये हो गया, मगध का मैदान ये हो गया और अंग का मैदान ये हो गया। यह पठारी इलाका हो गया। इसी प्रकार से बिहार 3 भागों में, दक्षिणी बिहार को भी 3 भागों में बांटा है। पठार की बात करते हो तो पठार में देखें तो बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार और पहाड़ी क्षेत्र है जो झारखंड की सीमा साझा करते हैं। और दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र 2 क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो दक्षिण बिहार का जो पठारी इलाका है इसमें 2 क्रम की है। जो दक्षिण बिहार का जो पठारी इलाका है इसमें मुख्य रूप से 2 क्रम की चट्टानें पाई जाती है। एक ये वाला इलाका जो विंध्याचल श्रेणी का हिस्सा है, विंध्याचल श्रेणी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में पाया जाता है। तो उसका थोड़ा सा हिस्सा बिहार को भी टच करता है ये इलाका। तो ये विंध्याचल क्रम की चट्टान है और ये धारवाड़ क्रम की चट्टान है। ये जो इलाका है ये सब धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। तो यही कह रहा है कि मुख्य रूप से 2 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें में जो इलाका आता है, धारवाड़ क्रम की चट्टान में जो इलाका आता है मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर विंध्य क्रम में आ जाता है। तो केवल 2 जिला जो है वो विंध्य क्रम की चट्टान में आता है। तो ये देखिए इधर रोहतास और कैमूर, यहाँ पे रोहतास है और यहाँ पे कैमूर है। ये इलाका जो है वो विंध्य क्रम की चट्टान में आता है। बाकी जमुई हो गया, नवादा हो गया, गया, औरंगाबाद, ये सब जो इलाका है यह मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम के चट्टान में आता है। और धारवाड़ क्रम की अधिकतर चट्टानें जो है झारखंड में फैली हुई। तो इसी का थोड़ा सा हिस्सा इधर बिहार में घुसा हुआ है, वही हिस्सा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में काउंट होता है। अन्य महत्वपूर्ण कुछ तत्व, तो बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि के क्षेत्र को चौड़ या मन कहा जाता है। तो उत्तर बिहार में नदी जब आती है, यह गंगा का मैदान है, यहाँ से नदी जब आती है तो कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे बहुत गहरा इलाका कुछ रहता है, वहाँ पे पानी हमेशा जमा रहता है। अधिक एरिया में कहीं कहीं ऐसा होता है इन सब क्षेत्रों में। तो जहाँ पे पानी जमा रहता है यानी निम्न भूमि होता है, वहीं पानी जमा रहेगा। तो इस निम्न भूमि वाले जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे पानी जमा रहता है उसे चौड़ या मन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये किस इलाका में है? तो उत्तरी गंगा के मैदान में क्वेश्चन पूछेगा कि चौड़ या मन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो यह उत्तरी गंगा के मैदान में मुख्य रूप से पाया जाता है, मुख्यतः पाया जाता है। यह जलमग्न निम्न भूमि का क्षेत्र होता है, यह जलमग्न उच्च भूमि का क्षेत्र होता है। यह दक्षिणी बिहार में पाया जाता है। तो यह उत्तरी गंगा के मैदान में उत्तरी बिहार में पाया जाता है, जलमग्न निम्न भूमि का क्षेत्र होता है और इसे ही चौड़ या मन कहा जाता है। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति, तो गंगा के मैदानी बाढ़ वाले क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति को दियरा प्रदेश कहा जाता है। क्या? जब बाढ़ आती है तो एक विशेष प्रकार की आकृति बनती है, उसे ही दियरा प्रदेश कहा जाता है, ध्यान रखना। उत्तरी गंगा मैदान में कई मौन और चौर जो है वो गोखुर झीलों के रूप में पाई जाती है। तो ये चौर मन जब बहुत दिन तक जमा रहता है तो इसकी आकृति लगता है कि झील की तरह। गोखुर झील मतलब गाय के खुर के आकार का झील। जब पानी जब गाय के खुर के आकार का दिखने लगता है तो उसे गोखुर झील कहा जाता है। तो ये गोखुर झील के रूप में देखने को मिलता है। दक्षिण गंगा के मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है। अब क्या है, दक्षिण गंगा के मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को, अब ये दक्षिण गंगा का मैदान है, यहाँ पे कोई तटबंध है, कोई नदी गई है, तो यहाँ पे अगर गहराई वाला कोई स्थान है तो इस गहराई वाले स्थान को, जैसे वहाँ उत्तर बिहार में चौड़ या मन कहा जाता है, यहाँ पे अगर कोई पानी है तो इस क्षेत्र को टाल कहा जाता है। क्या? टाल, याद रखना। तो दक्षिण बिहार में गहराई वाले क्षेत्र जहाँ पे जल जमाव की स्थिति होती है, तटबंध से लगा होता है, तो ऐसे क्षेत्र को टाल कहा जाता है। उत्तरी गंगा मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए जो है वह इतिहास में प्रसिद्ध है। और एक सेकेंड, ये जो क्वाटनरी, ये जो मैदानी भाग है यह किस काल का है? तो यह चतुर्थक काल का है, क्वाटनरी टाइम का है। गंगा के मैदान का निर्माण किस काल में हुआ है? तो चतुर्थक काल में हुआ है। ये शिवालिक श्रेणी का निर्माण टर्शियरी काल में हुआ है। विंध्य क्रम का भी और धारवाड़ क्रम। तो बिहार की सबसे प्राचीन, अगर पूछे कि कौन सी भूमि है, तो बिहार की सबसे प्राचीन भूमि जो है वह धारवाड़ क्रम की चट्टान है। एक पे सबसे प्राचीन बिहार का यही इलाका है, धारवाड़ क्रम की चट्टान वाला। दूसरा विंध्य क्रम की चट्टान आएगा और पश्चिम जम्बान वाला फिर तीसरा पे आएगा और क्वाटनरी मैदान जो है चौथे नंबर पे आएगा। क्वाटनरी ये इधर दे ही दिया है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, यह प्री कैम्ब्रियन काल का है। प्री कैम्ब्रियन काल का धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती है प्री कैम्ब्रियन काल का है। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें, इधर धारवाड़ वाला जो इलाका है इसका निर्माण जो हुआ है वो प्री कैम्ब्रियन, सबसे प्राचीन है, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। और इसमें जो इलाका कवर होता है मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर इत्यादि है। बिहार की सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र यही धारवाड़ वाली। विंध्य क्रम की जो चट्टान है यह भी प्री कैम्ब्रियन में है, लेकिन इसका निर्माण धारवाड़ के बाद हुआ था।
इसमें जो इलाका आता है कैमूर रोहतास आता है। दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है और सीमेंट उद्योग और चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तो प्री कैम्ब्रियन में धारवाड़ और बिंद आता है, लेकिन दोनों में सबसे प्राचीन अगर पूछे तो धारवाड़ है। अब टर्शियरी और क्वार्टरी, तो टर्शियरी युग में जो निर्मित हुआ है वही पश्चिम चंपारण वाला इलाका, इसको प्लिस्टोसिन, इसका निर्माण प्लिस्टोसिन काल का माना जाता है। और यह इसमें जो इलाका है वो पश्चिम चंपारण का पहाड़ी इलाका है जो शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। सोमेश्वर पहाड़ी इसमें स्थित है और सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र यही है टर्शियरी काल का। तो पश्चिम चंपारण का पहाड़ी इलाका किस काल का? टर्शियरी काल का। विंध्य प्री कैम्ब्रियन, धारवाड़ प्री कैम्ब्रियन और टर्शियरी पूछ सकता है या ऑप्शन में दे देगा तृतीयक। तो तृतीयक मतलब टर्शियरी, इंग्लिश जो क्वेश्चन समझ में ना है उसका इंग्लिश और हिंदी दोनों देखे ऑप्शन, वहाँ पे क्लियर होता है। टर्शियरी हिंदी में भी लिखा आ सकता है या फिर तृतीयक लिख के दे सकता है। क्वाटरनरी या चतुर्थक काल, तो इसमें दो एज आते हैं, प्लिस्टोसिन युग और होलोसिन युग। तो क्वाटरनरी काल में इस प्लिस्टोसिन और होलोसिन युग में, तो गंगा के मैदान का निर्माण निम्न में से, गंगा के मैदान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन पूछेगा। इसका निर्माण प्लिस्टोसिन काल में हुआ है, इसका निर्माण होलोसिन काल में हुआ है, यह क्वाटरनरी प्रकार का मैदान है और यह जो है यह प्री कैम्ब्रियन युग में निर्मित है। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो प्री कैम्ब्रियन वाला गलत हो जाएगा, बाकी तीन से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है हार्ड बनाने के लिए। बिहार की जलवायु को देख रहे तो बिहार का जो जलवायु है यानी किसी भी क्षेत्र में दीर्घकालिक यानी लंबे समय के मौसम के औसत दशाओं को, लंबे समय तक मौसम के औसत दशाओं को, दीर्घकालिक मौसम के औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, यानी उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी। बिहार की जलवायु के बारे में लाइन याद रखें, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। जलवायु चैप्टर में इसमें डिटेल पढ़ना, यहाँ पे जो दिया है बस। किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों को प्रभावित करती है। बिहार में जलवायु को प्रभावित करने यानी किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। किन किन कारकों से कोई जलवायु प्रभावित होगी, तो उन कारकों को देख लेते हैं कि जब बिहार में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक आखिर कौन कौन है जिससे बिहार की जलवायु इफेक्ट होती है। तो एक है कि इसका अक्षांशीय स्थिति, तो यह आता है अक्षांश के दृष्टिकोण से देखो तो बिहार जो है कर्क रेखा के ऊपर है, यानी 23.5 डिग्री के ऊपर है। और तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24-20-10 से 27-31-15 आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में। तो 24-20-10 से बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है यह 24-20-10 से 27-31-15 के बीच है। तो अक्षांशीय विस्तार ये 24-20-10 से 27-31-15 के बीच है अक्षांशीय विस्तार। तो ये 23 डिग्री 23.5 डिग्री कर्क रेखा इससे ऊपर है। तो यह अक्षांशीय रूप से उपोष्ण क्षेत्र में आता है, लेकिन उत्तर में हिमालय है, यानी उत्तर में हिमालय की पर्वतीय स्थिति। अगर हिमालय नहीं होता तो बिहार की जलवायु में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है, लेकिन हिमालय की वजह से यह इसके जलवायु में परिवर्तन, ठंड का जो प्रभाव है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हिमालय ध्रुवीय क्षेत्र से आने वाली ठंडी पवनों को रोक देता है। तो इस वजह से हिमालय की पर्वत की स्थिति इस जलवायु का मुख्य कारण है। कौन? एक तो अक्षांशीय विस्तार होगा, दूसरा सबसे मूल कारण हो गया हिमालय की पर्वतीय स्थिति। तीसरा है बंगाल की खाड़ी से दूरी है, कितनी दूरी से? तो बंगाल की खाड़ी की यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, इससे पास में ही बिहार है। चौथा है उच्च आवच, पाँचवा मानसून का प्रभाव और छठा है ग्रीष्म हवाएं, गर्मी की हवाएं। ये कुछ चीज़ें हैं जो बिहार के जलवायु को प्रभावित करती है। तो बिहार के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को, बिहार का उत्तरी भाग और दक्षिण भाग को भौगोलिक दशाओं के अंतर के कारण निम्न विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने, जो भूगोल के जो अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ थे, उन्होंने बिहार के उत्तरी और दक्षिणी जलवायु को अलग अलग प्रकार से बांटा है। और सबसे पहले मेन जो है वो कोपेन का आता है। कोपेन ने बिहार को दो भाग में बांटा है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। तो उत्तरी बिहार को इसने CWG और दक्षिणी बिहार को इसने AW में बांटा है। CWG और AW में उत्तरी बिहार को इसने बांटा है, यानी उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में इसने बिहार को रखा है। इसका डिटेल ज्योग्राफी में समझेंगे, वहाँ पे इतना डिटेल यहाँ पूछता नहीं है। बस बिहार को किस भाग में, तो उत्तरी बिहार को CWG और दक्षिणी बिहार को AW में बांटा है कोपेन ने। त्रिवार्था ने भी उत्तरी बिहार को CAW और दक्षिणी बिहार को AW में, दोनों का बस सेम है, थोड़ा सा इसका बांटने का तरीका चेंज है। C क्या होता है, WG ये अंदर का विषय है, जलवायु के अंदर का विषय है। इस पर 2 घंटे का अलग क्लास होगा तब कंप्लीट समझ में आएगा। थॉर्नवेट, बस इसको याद कर जाइए कि कोपेन ने मुख्य रूप से CWG और AW में बांटा है। त्रिवार्था ने उत्तरी बिहार को CAW और AW में बांटा है। थॉर्नवेट ने उत्तर पश्चिमी के संकीर्ण क्षेत्र को, यानी पश्चिम चंपारण वाला जो इलाका है उसको CB-W में रखा है, और शेष पूरे बिहार को इसने CA-W में रखा है। मूल रूप से कोपेन और त्रिवार्था का पूछेगा, मुख्यतः कोपेन का ही पूछेगा। बिहार में सामान्यतः 3 प्रकार की ऋतुएं होती है। तो बिहार में ऋतु देखा जाए तो 3, ग्रीष्म ऋतु पहला, तो यह सूर्य के उत्तरायण। ग्रीष्म ऋतु कब आता है, जब सूर्य उत्तर की ओर आता है, यानी सूर्य जब क्या बोलते हैं इसको, वसंत विषुव को पार करता है, यानी वसंत विषुव को 21 मार्च को जब सूर्य विषुवत रेखा पे चमकता है, तो उसके बाद सूर्य आता है उत्तर की ओर, कर्क रेखा की ओर बढ़ने लगता है, जब यानी कि सूर्य उत्तरायण होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में तापमान में वृद्धि होने लगती है। वायुदाब, जब ताप बढ़ता है तो ताप और वायुदाब में उल्टा संबंध होता है। ताप बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा, ताप के बढ़ने से वायुदाब घटता है, संबंध उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। तो ताप बढ़ने से वायुदाब घटने लगता है, और यह स्थिति मार्च से मध्य जून के बीच का होता है।
इस मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलने लगती हैं। इन गर्म हवाओं को बिहार में लू के नाम से जाना जाता है। इस मौसम में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस औसत के आसपास रहता है और सबसे गर्म स्थान बिहार में जो मेजर किया जाता है वो गया 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका तापमान पहुँच जाता है। मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण, तो मानसून आने से पहले भी बिहार में कुछ वर्षा होती है। उन वर्षा का कारण क्या होता है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानसून से पूर्व बिहार में वर्षा का कारण क्या है, तो बंगाल की खाड़ी से आने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो मानसून पूर्व वर्षा का कारण बिहार में बनता है, जिसे नार्वेस्टर या काल वैशाखी के नाम से भूगोल में जाना जाता है। तो बिहार में नार्वेस्टर या काल वैशाखी क्या है, तो यह मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा है, जिसका कारण क्या है, तो ये बंगाल की खाड़ी में आने वाला उष्णकटिबंधीय यानी गर्मी के समय में आने वाला जो चक्रवात है वो इस नार्वेस्टर या काल वैशाखी के कारण है, जो बिहार में मानसून पूर्व वर्षा का कारण बनता है। दूसरा ऋतु है वर्षा ऋतु। मध्य जून से इसकी शुरुआत होती है और अक्टूबर मध्य तक यह दौर चलता है वर्षा ऋतु का। इस समय बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है और जुलाई अगस्त तक यह अधिक वर्षा कराता है। बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर या 1120 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने बोले तो 1 जीरो बैठा देना है। 112 सेंटीमीटर ऑप्शन में मिलीमीटर दे तो 1120 मिलीमीटर वर्षा होती है। 2022-23 में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में 215 सेंटीमीटर, मिलीमीटर में बोले तो 2150 मिलीमीटर हुई थी और सबसे कम वर्षा जहानाबाद में 57 सेंटीमीटर या 570 मिलीमीटर हुई थी। बिहार के दक्षिण पश्चिम मानसून, बिहार में जो वर्षा होता है, बिहार में 2 प्रकार का मानसून आता है, एक दक्षिण पश्चिम मानसून, एक उत्तर पूर्वी मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की भी 2 शाखा होती है। एक अरब सागर से आता है जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश इन इलाकों से होते हुए प्रवेश करता है, और एक आता है बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करता है बंगाल और फिर बिहार में एंट्री लेता है। यानी ये बिहार, ये अगर भारत का मैप है, यहाँ पे बिहार है, तो एक मानसून इधर ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। तो ये अरब सागर से जो मानसून दक्षिण पश्चिम का सारा मानसून दक्षिण पश्चिम से ही आता है। तो ये दो यहाँ से 2 भागों में, आधा इधर आ जाता है वर्षा का हवा, वाष्पयुक्त हवा आधा इधर आ जाता है और आधा इधर घुसता है इधर से। तो इधर से जो घुसता है यह राजस्थान इन इलाकों में घुसता है और इधर राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, इन इलाकों में होता है। कुछ हवा इधर से पश्चिम बंगाल के रास्ते घुसती है और इधर बिहार तक पहुंचती है। तो ये दक्षिण पश्चिम की 2 शाखा हो गई, एक अरब सागर वाली शाखा और एक होगी बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। तो एक अरब सागर वाली शाखा और एक बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। तो अरब सागर वाला जो शाखा है इससे वर्षा बिहार में कम होता है, इससे सबसे अधिक वर्षा बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी वाली शाखा से होता है। तो यही कह रहा है कि क्या है, बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से, किस शाखा से, बंगाल की खाड़ी शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में उत्तरी भाग में अधिक वर्षा प्राप्त होती है। बिहार के उत्तरी भाग में, यानी कि अभी बताए थे गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है, तो उत्तरी बिहार का जो मैदान है वहाँ पर अधिक वर्षा प्राप्त होती है। इस कारण उत्तर बिहार में बाढ़ और दक्षिण बिहार में सूखे जैसी स्थिति देखने को हमें सामान्यतः मिलती है प्रत्येक वर्ष। शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु जिसे ठंडे का मौसम कहा जाता है, अक्टूबर से शुरू होकर फरवरी तक चलता है। मानसून जब लौटने लगता है तो बिहार में शीत ऋतु का आरंभ मान लिया जाता है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह में ठंडे की स्थिति चरम पे होती है। सर्वाधिक ठंडा वाला जिला काउंट किया जाए तो गए का ही नंबर आता है। गर्म भी और ठंडा भी। दिसंबर और जनवरी माह में भूमध्य सागर में आने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं, इसके कारण पश्चिम एवं मध्य बिहार में क्या दिसंबर जनवरी माह में ठंडे के समय में क्या होता है, भूमध्य सागर। अब इसको वर्ल्ड मैप में समझा जाता है, जैसे कि ये वर्ल्ड मैप, ये दुनिया है, यहाँ पे भारत और बिहार है और यहाँ पे भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है। तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये तो नॉर्थ साउथ ही गया। तो ये कह रहा है कि दिसंबर और जनवरी में भूमध्य सागर, तो ये भूमध्य सागर जो है ना, यहाँ से नार्वेस्टर अनेक हवाएं चलती है। तो यह भूमध्य सागर से तापमान को, ये वाष्पीकृत जल को लेकर इधर भारत की ओर प्रवेश करती है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करती है। तो भूमध्य सागर से आने वाला शीतोष्ण यानी ठंडे के समय में चक्रवात, जो शीतोष्ण महीने में भूमध्य सागर में जो चक्रवात बनता है, उस चक्रवात की हवाएं अपने साथ इधर कम वायुदाब का क्षेत्र होता है, क्योंकि नार्वेस्टर एक गर्म हवा है और इस वजह से यहाँ थोड़ा सा वाष्पन अधिक होता है, तो यहाँ का वायुदाब कम होता है। और इधर वायुदाब ठंडा अधिक होने से तापमान कम होता है, ठंडे का महीना होता है तो वायुदाब अधिक होता है। तो जब इधर वायुदाब अधिक होगा तो यहाँ से वायु इधर की भारत की ओर प्रवेश करती है और ये भारत में प्रवेश कराती है। और यहाँ पे भूमध्य सागर से आने वाली शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिम एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है और यह वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक, यानी कि गेहूं की फसल के लिए अधिक लाभदायक होती है। ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो ये डैमेज कर देता है, लेकिन कम वर्षा हो तो ये लाभदायक होती है। और अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। तो इसी वजह से गेहूं के फसल के लिए बहुत ही वर्षा लाभदायक माना जाता है। जिस साल नहीं होता है, अधिक होता है, उस साल फसल पे जो है वो उत्पादन पे प्रभाव पड़ जाता है।
बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र, तो कृषि जलवायु क्षेत्र बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में बांट दिया गया है। बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उपवर्गों में भी बांट दिया गया है। अब इसको देख लेते हैं कृषि वर्ग। तो कृषि के लिए बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। एक इसको बांटा गया है जोन 1, जिसमें कुल 13 जिले आते हैं। जोन 1 में कुल 13 जिले आते हैं, इसमें कुल 13 जिले आते हैं, और इसमें कुल 8 जिले आते हैं इसमें। और ये आ गया, और ये पूरा ये उत्तर बिहार को 2 भागों में बांटा गया है। जोन 1 जिसमें 13, जोन 2 जिसमें 8 जिले आते हैं। और इधर आ जाएगा नीचे वाला पूरा बांटा गया है, जोन 3 में आता है। ये पूरा जोन 3 में आता है, लेकिन जोन 3 को 2 भागों में सब कैटेगरी में से बांट दिया गया। एक 3A यहाँ से कर दिया गया, और 3B, 3A और 3B कर दिया, 1 में 2 में, और ये 3 है पूरा, तो 3 को 2 भागों में 3A और 3B कर दिया गया है। तो 1 में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, ये सब इलाके आते हैं, बेगूसराय। और उसके बाद जोन 2 में सुपौल, अररिया, किशनगंज, तो इधर से नेपाल से जो याद करेंगे जिला, तो पश्चिम चंपारण, कुल 7 जिला नेपाल से सीमा साझा करते हुए बताए थे। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी तक आना है। 7 में से 4 जिला जोन 1 में 13 जिला में आ जाता है। फिर सुपौल, अररिया, किशनगंज को जोन 2 में डाल देंगे, यानी 4 जिला को यहाँ से ध्यान रखेंगे। 4 जिला को रखेंगे जोन 1 में, और 4 जिला को बॉर्डर बना के इसके पीछे का सारा इलाका जोन 1 में आ जाएगा, और इसके पीछे का सारा इलाका आ जाएगा जोन 2 में। ऐसे याद रखना है। बाकी जोन 3 में सारे जिले आते हैं, तो जोन 3 में सारे जिले आते हैं, लेकिन इनमें से 8 जिला 3A में, और सॉरी 8 जिला नहीं होगा, 11 जिला होगा इसमें। 11 जिला होगा जोन 3B में, और इसमें 6 जिला होगा 3A में। 11 ही और 6 है ना, 11 और 6 सही है। तो 11 जिला 3A में और 6 जिला 3B में आएगा। तो ये 11 जिला, और ये टोटल दोनों 3 में ही है, लेकिन 3 को A और B में बांट दिया गया है, वही जिले का नाम है। इसके देख लेते हैं कि जोन 1 में जिसमें 13 जिला आता है, जो कि अभी पश्चिम चंपारण वाला, सीतामढ़ी वाला इलाका था हम लोग का, इस क्षेत्र में औसत वर्षा 104 से 45 सेंटीमीटर मानी गई है। यहाँ खादर, तो उत्तर बिहार में ऑलरेडी वर्षा अधिक होती है, तो उधर को 100 से ही ऊपर मानेंगे। यहाँ की मिट्टी जो होती है खादर, तो खादर का अर्थ होता है, जलोढ़ मिट्टी जो होता है ना, 2 टाइप का होता है। एक नया जलोढ़, जो नया तो उसको खादर बोलते हैं, पुराने जलोढ़ को भांगड़ बोलते हैं। तो ये जो इलाका है यहाँ पे बाढ़ अधिक आता है, तो जहाँ पे बाढ़ अधिक आएगा वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी नहीं आएगी, तो नई जलोढ़ को ही खादर, तो बाढ़ वाले इलाके में खादर मिट्टी, यानी जलोढ़ का नया वाला जो स्वरूप है खादर कहलाता है, और पुरनका जलोढ़ को बांगड़ कहा जाता है। यानी जहाँ पे बाढ़ 10 साल पहले आई थी, 15 साल पहले आई थी, 5 साल बाद आएगी, तो वहाँ पे मिट्टी पुरानी हो जाती है, तो उसी पुरानी जलोढ़ को बांगड़ कहा जाता है। जलोढ़ का ही रूप है, लेकिन पुराना हो चुका है, तो बांगड़ है। तो ये सब इलाकों में नवीन जलोढ़ होता है, इसे खादर की प्रधानता है। इसमें गेहूँ, धान, अरहर, गन्ना, इन सब की फसल होती है। दूसरा जोन 2 जो है, इसमें कुल 8 जिलों को शामिल किया गया। जोन 2 में कितने जिलों को शामिल किया गया है, एक सेकेंड, जोन 2 में कुल 8 जिलों को शामिल किया गया है। इसमें सुपौल, अररिया, किशनगंज वही पूर्वी वाला इलाका है, और कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा, इसमें औसत वर्षा 120 से 40 सेंटीमीटर। तो ये उत्तर पूर्वी इलाका है, इसमें सबसे अधिक वर्षा होती है। किशनगंज सबसे अधिक वर्षा वाला जगह था। और यहाँ की मुख्य फसल तो जूट, धान, गेहूँ, चाय और आदि। तो चाय इधर होता है, किशनगंज, पूर्णिया में चाय होता है, जूट की खेती होती है, मखाने की खेती होती है, सब जगह याद रखें। जोन 3 जो कि 2 भागों में बटा है, 3A और 3B। तो 3A में 6 जिला, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय। यहाँ पे औसत वर्षा 95 से 115 सेंटीमीटर के बीच। यहाँ की मिट्टी बांगड़, यानी बाढ़ कभी कभी आता है तो पुरानी जलोढ़ है, जिसको बांगड़ की कहते हैं, बांगड़ की प्रधानता है। गेहूँ, दाल, अरहर यहाँ पे होती है। जोन 3 में बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा है। ये सब एक ही फसल का इलाका है, दोनों में वही होता है। बिहार का अपवाह तंत्र, नदी के लिए यहाँ से क्वेश्चन बिहार भर के पूछता है। तो बिहार की नदियाँ, तो बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। नदियों की दृष्टि से देखा तो समृद्ध राज्य है, और इन नदियों और उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियाँ 2 भागों में विभक्त है। एक हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और पठारी नदियाँ। हिमालय नदी जो कि सदा नीरा होती है, हमेशा जल रहता है। पठारी नदियाँ केवल वर्षे के मौसम में, वर्षा ऋतु में जल होता है। तो हिमालय यह वर्ष भर जल प्रवाह करती है, इसे सदा नीरा कहा जाता है। यह उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, और यह पूर्ववर्ती नदियाँ, यानी कि पहले से बहती आ रही नदियाँ हैं। ये नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ, पहले से बह रही है। यह हिमालय की जो नदियाँ निकलती है उसे बाल्य अवस्था में काउंट किया जाता है, यानी यह हिमालय की भी बाल्य अवस्था है, बाल्य अवस्था वाली नदियाँ हैं। यह मार्ग परिवर्तन और गोखुर बनाने के लिए बनाने वाली नदियाँ है। यह अत्यधिक जल संग्रह के कारण बाढ़ का कारण बनती है।
गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती आदि नदियाँ। पठाई नदियाँ यह वर्ष भर बहने वाली नदियाँ है, इसलिए इसे सदा नीरा या सदाबाहिनी नदियाँ भी कहा जाता है। हिमालय नदियाँ को, यह वर्षा आधारित नदियाँ होती हैं। ये देखिए सदा नीरा या सदाबाहिनी। और पठाई नदियाँ यह दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अनुवर्ती नदियाँ है, यह पूर्ववर्ती नदियाँ है, यह पहले से बढ़ती आ रही अनुवर्ती नदियाँ हैं। यह नदियाँ छोटे छोटे डेल्टा बनाती है। प्रौढ़ अवस्था में नदियों का ये चला जा यह मतलब यह नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में पहुँच चुकी है। यह सीधी गमन करने वाली नदियाँ हैं। इसमें धार कम होता है, बाढ़ की संभावना इसमें कम रहती है। वर्षा से प्रभावित होता है। सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय इन नदियों के कुछ उदाहरण हैं। नदियों को देख लेते हैं तो उत्तर बिहार की नदियों को अगर देख लें तो उत्तर बिहार की सबसे पहली नदी घाघरा नदी आती है, जो बिहार और यूपी की सीमा साझा करती है। सरयू, घाघरा, अयोध्या इसी के किनारे। दूसरी नदी गंडक नदी है। गंडक नदी यह सोन, सारण के पास यह गंगाएँ मिलती है। बूढ़ी गंडक नदी और बागमती नदी। बूढ़ी गंडक नदी और बागमती नदी, तो बूढ़ी गंडक नदी और बागमती नदी, तो बूढ़ी गंडक जो है यह गंगा में आके मिलती है। बागमती नदी जो सीतामढ़ी में प्रवेश करती है बिहार में, इस बागमती नदी को नेपाल का गंगा या नेपाल का सबसे पवित्र नदी माना गया है। नेपाल का जो मंदिर है वह इसी बागमती नदी के किनारे स्थित है। बागमती, उसके बाद कमला नदी। तो कौन कौन ध्यान रखें, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला। यह कमला और बागमती दोनों आगे जाके मिल जाती है और दोनों आगे जाके कोसी में मिल जाती है। कमला बागमती पहले मिलती है, फिर यह नदी कोसी में जाके मिल जाती है और कोसी फाइनली कुर्सेला के पास कटिहार में एक जगह है कुर्सेला, उस कुर्सेला में गंगा में कोसी मिल जाती है। फिर अगली नदी मेची नदी है, जो कि महानंदा की सहायक, और यही महानंदा बिहार की सबसे पूर्वी नदी है जो कि गंगा में मिलती है। लेकिन यह गंगा में बिहार से बाहर मिलती है, पश्चिम बंगाल में गंगा में मिलती है, बिहार में गंगा में नहीं मिलती है। दक्षिण बिहार की नदी को इसी क्रम में देख लेते हैं तो ये तो गंगा नदी देख रहे हैं हम लोग। उसके बाद यह कर्मनाशा नदी है। ऐसी मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने से सारे कर्मों का नाश हो जाता है, इसलिए इसको अपवित्र नदी कहा गया है। वहीं एक नदी इधर गंडक थी। ये गंडक नदी बहुत पवित्र नदी है, क्योंकि हिंदू धर्म में जो पूजा होता है सत्यनारायण भगवान का, वहाँ पे जो गंडक शालिग्राम की जो मूर्ति होती है, ये शालिग्रामी जो पत्थर वो इसी गंडक नदी में मिलता है। यहीं से वो पत्थर लाया जाता है। भगवान विष्णु का स्वरूप उस पत्थर को माना गया है हमारे धर्म ग्रंथों में। कर्मनाशा नदी, इस नदी में नहाने से मान्यता है कि सारे कर्मों का नाश होता है, इसलिए इस नदी को अपवित्र नदी माना गया है। यह कर्मनाशा, यह नदी भी बिहार और यूपी का सीमा साझा करता है। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सी नदियाँ बिहार और यूपी का बॉर्डर साझा करता है, तो घाघरा ऑप्शन देगा, कर्मनाशा ऑप्शन देगा, गंगा ऑप्शन देगा, सोन, पुनपुन दे देगा। तो घाघरा, गंगा और ये कर्मनाशा 3 नदी उत्तर प्रदेश से बॉर्डर साझा करता है। कर्मनाशा के बाद दूसरी नदी सोन नदी है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। पुनपुन नदी, उसके बाद है फल्गु नदी। ये फल्गु नदी जो है ना, ये फल्गु नदी क्वेश्चन में पूछा था, और ये फल्गु नदी 2 नदियों के मिलने से बनता है। एक का नाम है निरंजना और एक का नाम है मोहना। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि फल्गु का निर्माण किन 2 नदियों के मिलने से होता है, तो वे जो नदियां हैं 2, उनमें निरंजना और मोहना है। निरंजना और मोहना के मिलने से फल्गु का निर्माण होता है। तो फल्गु नदी को निरंजना और मोहना के मिलने से फल्गु नदी का निर्माण होता है। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें, यही जो वो फल्गु नदी है जहाँ पे एक धार्मिक व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। व्यक्ति थे गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इस फल्गु या निरंजना नदी के तट पर, यही वो जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति गया में हुई थी। फल्गु या निरंजना के तट पर क्वेश्चन पूछा, तो फल्गु और मोहना के मिलने निरंजना और मोहना के मिलने से फल्गु का निर्माण होता है। एक नदी इधर क्यूल नदी है, अजय नदी ये वाला है, इधर अजय नदी सबसे पूर्वी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में। गंगा नदी, तो गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। 445 किलोमीटर या बिहार में प्रवाहित होती है, बहती है, चलती है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, आप लोग जानते हो। घाघरा नदी तो तिब्बत से निकलती है, गंगा में सारण के निकट घाघरा मिलती है और 83 किलोमीटर बिहार में। तो यही सारण के निकट घाघरा कहाँ, घाघरा जो है यही सारण के निकट, सारण ये जगह है, यहाँ पे घाघरा इसमें आके मिल जाती है। फिर गंडक आगे आके हाजीपुर के निकट मिलती है, छपरा सारण। तो अगली नदी गंडक नदी, तो गंडक नदी नेपाल से निकलती है, गंगा में सोनपुर के निकट, यही सोनपुर हाजीपुर के निकट 260 किलोमीटर गमन करती है। बूढ़ी गंडक तो सोमेश्वर पहाड़ से निकलती है, और खगड़िया में बूढ़ी गंडक गंगा में मिलती है, 320 किलोमीटर नदी है। तो बूढ़ी गंडक वो एकमात्र नदी, सबसे लंबी नदी है जो बिहार में निकलती है और बिहार में ही समाप्त होती है। यानी बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल कहाँ होता है, तो यह पश्चिम चंपारण में एक जगह है, वहीं से होता है सोमेश्वर पहाड़ी से, और यह 320 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद खगड़िया के निकट गंगा में विलीन हो जाती है। अगली नदी बागमती, यह महाभारत श्रेणी, नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलने वाली नदी बागमती नदी है। यह कोसी नदी में जाकर मिल जाती है, 394 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कमला नदी, तो कमला नदी भी महाभारत श्रेणी, तो बागमती और कमला दोनों महाभारत श्रेणी से निकलती है, दोनों कोसी के सहायक नदी है। दोनों पहले आपस में मिलती है, फिर कोसी में जाके मिलती है। कोसी नदी जो है वह गोसाईनाथ की चोटी नेपाल से निकलती है। 7 धाराओं से मिलकर इस कोसी का निर्माण होता है, और इसी 7 धाराओं को सप्त कोसी
के नाम से इसी 7 धाराओं को सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। यही सप्तकोशी के आगे जाकर कोसी बनती है और गोसाईनाथ की चोटी नेपाल से निकलती है। कटिहार कुर्सेला के पास ये गंगा में मिलती है। 260 किलोमीटर इसकी कुल पथ है। यह मार्ग परिवर्तन के लिए यही विख्यात है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। उत्तर बिहार का शोक या बिहार का शोक इसी कोसी को कहा जाता है। महानंदा नदी तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से की पहाड़ी से यह महानंदा निकलती है और गंगा में मालदा के निकट यह गंगा में जाके मिल जाती है। कर्मनाशा नदी तो विंध्याचल पहाड़ी से निकलने वाली यह नदी है। कर्मनाशा मान्यता है सभी कर्मों का नाश इसमें नहाने से होता है। चौसा के निकट तो चौसा का युद्ध भी हुआ था इतिहास में। चौसा का निकट कब हुआ था? 1539। इसी चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था, ध्यान रखें। तो कर्मनाशा नदी इसी चौसा में गंगा में आके मिलती है। सोन नदी अमरकंटक श्रेणी से निकलती है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में यह अमरकंटक पहाड़ी है और यह गंगा में दानापुर के पास आके मिलती है। पुनपुन नदी तो झारखंड के पलामू इलाके से निकलने वाली नदी पुनपुन है, जो गंगा में फतुहा के पास आके मिल जाती है। फल्गु या निरंजना छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदी है और ये पुनपुन के साथ गंगा में आके मिल जाती है। अजय नदी तो जमुई में बहने वाली नदी अजय है। यह गंगा में जाके पश्चिम बंगाल में मिलती है। तो कौन सी नदी दक्षिण बिहार की नदी है जो पश्चिम बंगाल में गंगा में मिलती है? तो अजय नदी। कौन सी नदी उत्तर बिहार की है जो पश्चिम बंगाल में गंगा में मिलती है मालदा के निकट? तो वह नदी महानंदा नदी है। ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन में ऐसे देगा कि बिहार की सबसे पूर्वी नदी कौन है? महानदी। तो यह महानंदा नदी है। महानदी जो है वह बंगाल में जाती है और झारखंड से निकलती है। वो बिहार की नदी महानदी नहीं है, महानदी और महानंदा नदी। तो यह महानंदा बिहार की। यहाँ पे एक बार को ऑप्शन देके कन्फ्यूज किया था, गलती हुआ था बहुत सारे लोगों का, शायद मेरा भी गलती हुआ था। क्यूल नदी तो क्यूल नदी हजारीबाग झारखंड से निकलती है और गंगा में लखीसराय में जाके मिलती है। सकड़ी नदी तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है और क्यूल नदी के साथ गंगा में प्रवेश करती है। सकड़ी छोटा नागपुर पठार से, क्यूल में गंगा में। आगे गंगा नदी को देख लेते हैं। तो यह नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ऊंचाई इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर। यह पथ देवप्रयाग एक जगह है, 5 प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, जो गंगा नदी जहाँ पे उसमें अनेक सहायक नदियों के मिलने से बनता है। तो देवप्रयाग वह जगह है जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी 2 नदी मिल जाती है और जहाँ पे ये 2 नदी मिलती है वही स्थान देवप्रयाग कहलाता है और वही स्थान से इस नदी का नाम पड़ता है गंगा। इन दोनों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो कौन जगह जहाँ से गंगा अपने अस्तित्व में आती है? तो वह देवप्रयाग जगह, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद गंगा अपने मूल अस्तित्व में आती है। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी और प्रवाह तंत्र का आधार है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के निकट प्रवेश करती है। तो बिहार में किस जगह पर प्रवेश करती है? तो बक्सर जिले में चौसा जगह से प्रवेश करती है। कटिहार और भागलपुर से सीमा साझा करते हुए बिहार से बाहर यह पश्चिम बंगाल में चली जाती है और इस दौरान गंगा नदी बिहार के कुल 12 जिलों में भ्रमण करती है। 12 जिले सबसे पहले बक्सर में प्रवेश करती है चौसा के निकट, उसके बाद भोजपुर जिला हो गया, सारण, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय। इसको मैप खोल के आप लोग एक बार देख ले। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि गंगा बिहार में कितने जिलों में प्रवेश करती है। सबसे अधिक लंबाई गंगा की किस जिले में है? तो पटना में थी। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई ये देखिए पटना में ही है। सेकेंड स्थान पे भागलपुर में है, यहाँ ध्यान रखिएगा। सेकेंड अब पूछ सकता है, पहला वाला पूछ चुका है। गंगा की सहायक नदी में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन ये गंगा की सहायक है। जबकि महानंदा और अजय बिहार के बाहर गंगा में मिलती है। तो ये महानंदा और अजय ये बिहार के बाहर गंगा में मिलने वाली नदी है। महानंदा उत्तर बिहार, अजय दक्षिण बिहार। बंगाल में इसे पद्मा के नाम से, तो बंगाल में जब प्रवेश करती है तो गंगा का नाम चेंज हो जाता है और ये पद्मा के नाम से चली जाती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। और बंगाल की खाड़ी में विलीन होने से पहले यह इसमें आके एक और नदी मिलती है ब्रह्मपुत्रा और ये दोनों नदी दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन का निर्माण करती है। फिर जाके यह बंगाल की खाड़ी में समुद्र में विलीन हो जाती है। अब अगली नदी घाघरा नदी। ये घाघरा नदी तो उत्तर बिहार की पहली नदी घाघरा, यह मानसरोवर तिब्बत से निकलने वाली नदी है। सिवान में यह प्रवेश करती है बिहार में और सिवान में बिहार का सबसे पश्चिमी इलाका सिवान में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर बनाती है और यह बिहार में सिवान में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती है और सारण में यह गंगा नदी में आकर मिल जाती है। इसका अन्य नाम तो घाघरा के ही अन्य नाम सरयू नदी है, जो मैदानी भाग में इसको सरयू कहा जाता है। गोगना और करनाली नेपाल में इसे कहा जाता है। तो गोगरा और करनाली, तो सरयू के ही अन्य नाम है गोगरा और करनाली। साथ में इसे उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जाना जाता है। मैदानी इलाकों में इसकी सहायक नदी में राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी और सेती है। तो इसकी सहायक नदी का नाम पूछ सकता है कि कौन घाघरा की सहायक नदी है? तो याद करना पड़ेगा आपको, राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सेती। 5-6 बार वीडियो देखिए, याद हो जाएगा कि कौन इसकी सहायक है। गंडक नदी दूसरी नदी गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है मैदानी भाग में। इससे सप्त गंडक की शालिग्रामी नेपाल में इन नामों से जाना जाता है। यही पत्थर मिलता है जिससे विष्णु का स्वरूप इस पत्थर को माना गया, भगवान विष्णु का स्वरूप इसे माना गया और इसकी पूजा होती है। गंडक की मुख्य शाखा धौलगिरी और अन्नपूर्णा श्रेणी को पार करते हुए गौर्ज बनाती है
और बिहार में भैंसा टोलन, पश्चिम चंपारण का एक इलाका है भैंसा टोलन, इसी भैंसा टोलन के निकट जो है वह गंडक नदी बिहार में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच लगभग 45 किलोमीटर का सीमा साझा करती है। तो यूपी और बिहार से सीमा साझा करने वाली नदियों में घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कर्मनासा हो गया और गंगा हो गया। तो 45 किलोमीटर का सीमा साझा करती है। इसकी सहायक नदियों में काली गंडक, त्रिशूली और बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक नहीं होगा, काली गंडक और त्रिशूली इसकी सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक खुद जाके मिलती है तो उसका सहायक कैसे हो गया, गलत लिखती है। इसमें मिलने वाली गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। सत्यनारायण भगवान की जो पूजा होती है। बूढ़ी गंडक नदी तो सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिम भाग से यानी पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर श्रेणी से निकलकर पश्चिम चंपारण से पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले होते हुए बहते हुए खगड़िया में प्रवेश करती है और जहाँ ये गंगा में विलुप्त हो जाती है। इसके अन्य नाम तो इस बूढ़ी गंडक के अन्य नाम में सिकरहना, इसके ऊपरी भाग में इसको सिकरहना के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदी में तो मसान, बलौर, त्यूर और धनौती। तो मसान, बलौर, त्यूर, धनौती बूढ़ी गंडक की 4 सहायक नाम याद रखें, मसान, बलौर, त्यूर और धनौती। 4-5 बार वीडियो देखने से सारी चीज़ें याद हो जाएगी। बागमती नदी तो हिमालय, यहीं से क्वेश्चन आएगा अंदर से। बागमती नदी नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से यह नदी निकलती है। बिहार में के सीतामढ़ी में यह प्रवेश करती है बागमती ढेंग के निकट, और अंत में यह गंगा नदी में विलीन हो जाती है। पहले इसके बारे में क्या कहा गया कि बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिल जाती है और कोसी नदी में जाकर मिलती है। तो पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन इसने अपना मार्ग बदला और यह कमला के साथ मिलकर कोसी में अकेले जाके मिलता है खुद से। इसकी सहायक नदी में अगर बात किया तो बागमती की सहायक नदी में लालबखिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा और विष्णुमती। तो इसकी सहायक नदी में कौन कौन है, लालबखिया हो गया, एक लखनदेई हो गया, मनोहरा हो गया, अधवारा हो गया और विष्णुमती, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू इसी बागमती नदी के तट पर बसा हुआ है। और नेपाल का सबसे विख्यात मंदिर पशुपतिनाथ का मंदिर इसी बागमती नदी के तट पर है। नेपाल की गंगा भी शायद इसे कहा जाता है। कोसी नदी नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाईनाथ की चोटी से कोसी निकलती है। नेपाल में इसे सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है, यानी 7 धाराओं से मिलकर बनती है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है और कटिहार, सुपौल में यह प्रवेश करती है। बिहार में कोसी नदी किस जिले में प्रवेश करती है, तो सुपौल में। नेपाल से सीमा साझा करने वाले जिले में आता है ना सुपौल, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, 7 जिला प्रवेश करता है। तो सुपौल भी बॉर्डर पे है, तो सुपौल में यह बिहार में प्रवेश करती है। और कटिहार जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ जिला है, उसी का एक जगह छोटा जगह है कुर्सेला, वहाँ पे गंगा नदी में जाकर विलीन हो जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन और बाढ़ के लिए पूरे भारत विश्व में कुख्यात है। इसे बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है, इसे बिहार का अभिशाप भी कहा गया है। इसकी सहायक नदियों में अरुण है, तिमोर है, लिखू है, दूध कोसी है, तमा कोसी है, इंद्रावती, सुन कोसी इत्यादि इसकी सहायक नदी। तो कौन कौन, अरुण, तमोर, लिखू, दूध कोसी, तामा कोसी और इंद्रावती, सुन कोसी, याद रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन उठेगा। क्वेश्चन इस बार सहायक से 2-3 उठेगा ऐसा मेरे को लग रहा है। महानंदा नदी तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा, पश्चिम बंगाल में यह गंगा नदी में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में मिल जाती है गंगा में मालदा के निकट। तो पश्चिम बंगाल से यह नदी दार्जिलिंग जिले से निकलती है पहाड़ी से और किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा, पश्चिम बंगाल में गंगा में विलुप्त हो जाती है। यह बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। इसके सहायक नदी में पेनोर, नागर, बालासार और मेची बहुत इंपॉर्टेंट है। कोसी मेची लिंक परियोजना जो अभी चल रहा है बिहार में, इसी मेची नदी को कोसी से जोड़ा जा रहा है, तो ताकि बाढ़ की समस्या को कम किया जा सके, कोसी के तांडव को रोका जा सके और बिहार में कृषि को बढ़ावा दिया जा सके, जल से सिंचित क्षेत्र को और अच्छा ढंग से सही किया जा सके, किसानों के लिए लाभदायक हो, इसलिए कोसी मेची लिंक परियोजना की जा रही है। इसमें ये जो मेची है किसकी सहायक नदी है, तो मेची महानंदा की सहायक नदी, और यह महानंदा की अन्य सहायक में पेन्नौर, नागर, बालासार और मेची है। कर्मनासा नदी वही नदी जो विंध्य पहाड़ी से निकलती है, बिहार और उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करती है, बक्सर के निकट यह गंगा में मिल जाती है, दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। इसे कर्मनासा नदी को अपवित्र नदी की संज्ञा दी गई है और इस नदी में स्नान करने से मान्यता है सारे कर्मों का नाश होता है। सोन नदी तो सोन नदी, यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाले श्रेणी से निकलती है। रोहतास बिहार और गढ़वा जिले झारखंड के बीच यह बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास और भोजपुर के पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर दानापुर में यह गंगा नदी में सोन नदी मिल जाती है। यमुना के बाद अगर देखा जाए तो गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी यही सोन नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदी में तो सोन की सहायक नदी में रिहंद है, कान्हार है और उत्तरी कोयल है। तो सोन की सहायक नदी क्वेश्चन पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है। रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल ये सोन की वेरी इंपॉर्टेंट ये लग रहा है, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा। रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है। सोन नदी पर डेहरी बांध रोहतास में बनाया गया है। इंद्रपुरी बैराज भी रोहतास में बनाया गया और बाणसागर बांध मध्य प्रदेश में बनाया गया। तो सोन नदी पर डेहरी बांध, इंद्रपुरी बैराज, तो डेहरी बांध सोन नदी पर है। इंद्रपुरी बैराज रोहतास में, डेहरी बांध रोहतास में सोन नदी पर बना हुआ है। जबकि बाणसागर परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश का परियोजना है। बाणसागर बांध सोन नदी पर बने नहरों में रोहतास, अब सोन नदी पर जो नहर बनेगा उससे उसके आसपास के जिलों को
मुख्य रूप से लाभ मिलेगा तो उसके आसपास के जिलों में रोहतास हो गया, भोजपुर, इसके शुष्क जो मैदानी इलाका है जो सूखे से ग्रस्त होता है वहाँ पे बिहार में मुख्य चावल उत्पादक राज्य है, उससे इसको फ़ायदा मिलता है अभी। तो इसी वजह से चावल के उत्पादन में रोहतास जो है वो टॉप पे है। पुनपुन नदी तो झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से पुनपुन निकलती है और यह पुनपुन बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी में मोरहर, मादर और दरधा है। तो पुनपुन के सहायक में मोरहर, मादर और कौन दरधा है, मोरहर, मादर और दरधा नदी है। दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है पुनपुन नदी। फल्गु नदी तो यह हजारीबाग पठार से निकलने वाली नदी फल्गु नदी है। फल्गु कहाँ से, झारखंड के निकट हजारीबाग पठार से निकलती है। यह लीलांजना यानी प्रारंभ इसे लीलांजना या निरंजना नाम से जाना जाता है और उसका यह मोहना नदी जब इसमें आकर मिलती है तो उसके बाद यह फल्गु के नाम से विख्यात होती है और यह आगे जाकर पुनपुन नदी में मिल जाती है और जो कि गंगा की उपनदी है। गया में फल्गु नदी के पास ही विष्णुपद मंदिर है और यह पे पितृपक्ष के दौरान लाखों लोग हिंदू धर्म तीर्थयात्री आते हैं। फल्गु नदी पर ही भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गया जी डैम बनाया गया है, यह बनकर तैयार हो चुका है। फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार के नदी के किनारे कुछ शहर जो क्वेश्चन पूछ सकता है। पटना गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। मोकामा जो यह भी गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। मुंगेर तो यह भी, तो पटना, मोकामा, मुंगेर ये तीनों गंगा नदी के तट पे। भागलपुर यह भी गंगा नदी के तट पे। बक्सर गंगा नदी के तट पे। तो पटना, मोकामा, मुंगेर, भागलपुर और बक्सर गंगा नदी के तट पे। छपरा जो है वह घाघरा नदी के तट पे बसा हुआ है और हाजीपुर जो है वह गंडक नदी के तट पे बसा हुआ है। सोनपुर यह गंडक और गंगा के संगम पे है। मुजफ्फरपुर तो बूढ़ी गंडक के किनारे बसा हुआ है मुजफ्फरपुर। खगड़िया तो यह भी बूढ़ी गंडक के किनारे। बूढ़ी गंडक कहाँ से, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर होते हुए खगड़िया में मिलती है। तो मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया यह सभी बूढ़ी गंडक के किनारे बसा हुआ है। दरभंगा जो है वह सीतामढ़ी के बाद दरभंगा में वही बागमती जाती है तो यह बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और गया जो है वो फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है। फतुहा जो है वह पुनपुन नदी के किनारे और गंगा नदी के संगम पे है। बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं तो कुछ परियोजनाएं जैसे कि 3 नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना है जहाँ से बिहार को लाभ मिलता है, इसका निर्माण किया गया है। इन परियोजनाओं में बाढ़ को नियंत्रण करने, इन परियोजना का उद्देश्य क्या था, तो बाढ़ को कंट्रोल करना, सिंचाई प्रबंधन को मजबूत करना, सिंचाई व्यवस्था को आसान बनाना, सुगम बनाना, किसानों को लाभ पहुँचाना, जल संरक्षण करना, पर्यटन को बढ़ावा देना, परिवहन को भी आसान बनाना, ऊर्जा उत्पादन करना, ऊर्जा मतलब बिजली उत्पादन करना जल से। तो ये सब ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं का उद्देश्य था। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं को अस्तित्व में लाया गया। उसमें से पहली बहुउद्देशीय परियोजना जिसे कि सोन नदी पर बनाई गई, दूसरा गंडक नदी पर और तीसरा कोसी नदी, यानी 3 नदियों को टारगेट किया गया। भविष्य में और भी नदियों पर बनेगी परियोजनाएं, लेकिन वर्तमान में इन 3 नदियों पर जो परियोजनाएं काम कर रही है उसमें सोन नदी पर परियोजना सबसे प्राचीन है बिहार की। तो सोन नदी पर देखते हैं, तो सोन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को देख लेते हैं। सोन नदी, तो सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 में डेहरी रोहतास नामक जगह पे किया गया था। इसको अच्छे से याद कीजिए। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना है बिहार की सबसे पुरानी और प्रथम नदी घाटी परियोजना। सोन नदी परियोजना है 1874 में डेहरी रोहतास में। डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर नहरें दोनों किनारे से निकाली गई। पूर्वी सोन नहर, इस तो यहाँ पे कहाँ पे, डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें निकाली गई और ये 2 नहरें में एक है पूर्वी सोन नहर और एक है पश्चिमी सोन नहर। पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर, तो ये डेहरी में बारून के पास बांध बना दिया गया। बांध बनाकर एक नहर इधर पश्चिम की ओर निकाल दिया गया पूरब, तो एक पूर्वी सोन नहर पूरब की ओर निकला, पश्चिमी सोन नहर पश्चिम की ओर निकला बारून के निकट से। अब यह क्या हुआ, कहाँ, अब ये हुआ कि पश्चिमी सोन नहर इससे, तो पश्चिमी सोन नहर जो निकला, तो सोन नदी आ रही है उसके पश्चिम से जो सोन नहर निकला, एक सेकेंड, ये आपको पता होगा बिहार का मैप है, ये गंगा नदी है और ये सोन नदी है। तो यही सोन नदी इधर जा रही है, यही सोन नदी है। इसके पश्चिम की ओर नहर निकला और इसके पूर्व की ओर नहर निकाल दिया गया। तो पश्चिम की ओर जो नहर निकला, इस पश्चिम की ओर नहर में कौन सा जिला आएगा, इधर रोहतास है, कैमूर है, रोहतास कैमूर, इधर बक्सर है, आरा है। तो ये 4 इलाके जो है रोहतास, कैमूर, बक्सर, आरा, ये पश्चिमी सोन नहर से लाभान्वित होंगे। पूरब के सोन नहर से कौन, पूर्वी इलाका लाभान्वित होगा। तो पूर्वी इलाका में कौन कौन आता है, इधर औरंगाबाद आ जाएगा, अरवल आ जाएगा, गया हो जाएगा, पटना, जहानाबाद, ये सब इलाका जो आ जाएगा, ये इलाका ये पूर्वी सोन नहर से लाभान्वित होगा। तो पूर्वी सोन नहर से पश्चिमी सोन नहर से मैप अगर याद है तो ये कॉन्सेप्ट से क्लियर हो सकता, क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे डेहरी बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें निकाली गई। पूर्वी सोन नहर, इस नहर से औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई की जाती है। पश्चिमी सोन नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में सिंचाई होगी।
सोन नहर पर 2 जल विद्युत के, अब यहाँ पे जब बनाया गया तो ऊर्जा के दृष्टिकोण से भी यहाँ पे जल विद्युत बनाए गए और 2 जल विद्युत केंद्र, तो सोन नदी पे कितने 2 जल विद्युत केंद्र डेहरी के निकट बनाए गए। डेहरी जल विद्युत केंद्र 6.6 मेगावाट का था और बारून जल विद्युत केंद्र जो था वो इसका आधा था 3.3 मेगावाट का। तो सोन नदी पर 2 जल विद्युत केंद्र है, डेहरी 6.6, बारून 3.3 मेगावाट का। दूसरी परियोजना जो कि गंडक परियोजना इंपॉर्टेंट है, तो बिहार में गंडक परियोजना भारत और नेपाल की यह संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल, तो किस परियोजना का लाभ 3 एरिया को मिलता है या फिर 2 देशों को मिलता है या फिर 2 राज्यों को मिलता है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल, इन 3 जगहों को लाभ देने वाली परियोजना गंडक नदी पर बनी परियोजना है। और यह परियोजना से नेपाल इधर हो गया, नेपाल को लाभ मिलता है, बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों को लाभ मिलता है, क्योंकि यह बिहार, नेपाल और यूपी के बॉर्डर पे गंडक है। तो भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना है, इसका लाभ बिहार, यूपी और नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 में ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ और इसी परियोजना का कार्य 1960 में आरंभ हुआ। तो यह परियोजना 1959 में समझौता हुआ नेपाल के साथ, 1960 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ। इस परियोजना के अंतर्गत भारत और नेपाल सीमा पर भैंसा टोलन के पास गंडक नदी पर बांध बनाकर जलाशय का निर्माण किया गया। तो भैंसा टोलन वो जहाँ है जहाँ पे गंडक नदी पर बांध बनाकर एक जलाशय का निर्माण किया गया और यहाँ से कई नहर निकाली गई है। जैसे कि ये जो जगह है भैंसा टोलन, तो यही भैंसा टोलन के पास जलाशय का निर्माण किया गया है। वाल्मीकि नगर बैराज है, ये गंडक नदी आ रही है, तो यहाँ पे गंडक नदी के पानी को यहाँ पे रोक दिया गया और इस पानी से नेपाल की तरफ जो नहर निकाला गया उस नेपाल का नाम दिया गया पश्चिमी गंडक नहर। तो पश्चिमी गंडक नहर से नेपाल को लाभ मिलता है। और उत्तर प्रदेश पूर्वी, अब नेपाल से पूरब की ओर जो नहर निकाला गया, तो पूरब की ओर से 3 नहर निकाल दिया गया, एक तिरहुत नहर निकाल दिया गया, एक त्रिवेणी नहर निकाल दिया गया और एक दोन नहर निकाल दिया गया। तो इससे बिहार, यूपी वाले इलाके को लाभ होगा, मुख्य रूप से बिहार। और यह भैंसा टोलन के पास ये सब काम किया गया। यह बैराज जो है यह वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम पर निर्मित है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर निकाली गई है, पूर्वी गंडक नहर और पश्चिमी गंडक नहर। पूर्वी गंडक नहर 3 भागों में बटा हुआ है, तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नहर। तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नहर से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई होती है। पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल से होकर निकलती है और नेपाल सिंचाई के अतिरिक्त इससे निकलने वाली सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, बिहार के सिवान, सारण, यानी बिहार का भी जो पश्चिमी इलाका है उससे भी लाभ होता है पश्चिमी सोन नहर से। तो पश्चिमी सोन नहर से नेपाल का इलाका हो गया, यूपी का इलाका हो गया और बिहार के सिवान, सारण वाले जो इलाका हो गए, इन सभी जगहों को लाभ मिलता है। इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर से 15 मेगावाट जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है और इस प्रकार विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना है। अब तीसरी परियोजना आ गई कोसी परियोजना। तो कोसी परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है। कोसी बहुउद्देशीय का अर्थ होता है बहुत सारे उद्देश्य से, सिंचाई के उद्देश्य से, जल विद्युत करने के उद्देश्य से, बाढ़ को रोकने के उद्देश्य से, यानी जिसके उद्देश्य बहुत सारे हो। तो कोसी बहुउद्देशीय परियोजना है और कोसी परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है कोसी। और इस परियोजना की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। परियोजना 1954 में लागू हुआ था। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया और यह परियोजना 1965 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार हो गई थी। तो कोसी ये जलाशय का निर्माण किया गया, यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है जिसमें जलाशय का निर्माण किया गया। जिस जगह पर निर्माण किया गया वह जगह था हनुमान नगर के पास बांध बनाकर इसका निर्माण किया गया। यहाँ से 2 नहर निकाली गई, पश्चिमी कोसी नहर और पूर्वी कोसी नहर। और पश्चिमी कोसी नहर से भी 2 नहर निकाली गई, पूर्वी कोसी नहर से भी। तो यह पश्चिमी कोसी नहर और पूर्वी कोसी नहर से कौन कौन इलाका पर लाभान्वित होता है? कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व और पश्चिम की ओर नहर का निर्माण किया गया। तो पश्चिमी कोसी नहर से दरभंगा, मधुबनी, अब जैसे कि ये बिहार है, ये गंगा नदी है, ये कोसी नदी है। सुपौल के निकट यह गंगा में प्रवेश करती है, कुर्सेला, कटिहार में गंगाएं मिल जाती है। तो इसके पश्चिम की ओर जो नहर निकाली गई, तो पश्चिम की ओर मैप में देखिए कौन कौन जिला आएगा, दरभंगा आ जाएगा, मधुबनी आ जाएगा, सुपौल आ जाएगा, बेगूसराय, ये सब इलाका आ जाएगा। पूरब की ओर कौन कौन तो आएगा, ये सर पूर्णिया आएगा, बिना देखे बोल सकते हैं, किशनगंज आएगा, इधर सुपौल आ जाएगा, अररिया आ जाएगा इधर। तो ये सब इलाका प्रभावित होगा। तो पूर्वी कोसी नहर से कौन, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, ये सब सिंचित होता है। पश्चिमी कोसी नहर से दरभंगा वाला इलाका। जलप्रपात, कुछ जलप्रपात जहाँ से क्वेश्चन बिहार में उठा के बीपीएससी डालता है। जल नदी के ढाल में अकस्मात परिवर्तन से आने वाली तीव्र वेग जो पहाड़ से नीचे गिरती है उसे ही जलप्रपात, वाटरफॉल कहा जाता है, झरना भी कहते हैं इसको। बिहार के कुछ जलप्रपात, जैसे कि पहली जलप्रपात की बात करें तो काकोला जलप्रपात, तो यह नवादा में है। दुर्गावती जलप्रपात तो रोहतास में है, सबसे ऊंचा जलप्रपात दुर्गावती है, बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात दुर्गावती। इसके अलावा 5-6 आप याद कर लीजिएगा, हम लिख के रखें, आपको बता देंगे।
तो दुर्गावती जलप्रपात, तो काकोलत नवादा में, दुर्गावती रोहतास में सबसे ऊंचा जलप्रपात है क्रमनासा, तो क्रमनासा नदी पर होगा, बक्सर में है क्रमनासा। धुआं कुंड, मांझर कुंड और तुतला भवानी, तीनों सासाराम रोहतास पे। धुआं कुंड, मांझर कुंड, तुतला भवानी, दुर्गावती, चारों को याद रखें। धुआं कुंड, मांझर कुंड, तुतला भवानी और दुर्गावती चारों जो है रोहतास में, क्रमनासा बक्सर में। धुआं कुंड, मांझर कुंड, तुतला भवानी, ये चारों कहाँ है? रोहतास पे। तो धुआं कुंड, मांझर कुंड, तुतला भवानी और दुर्गावती, ये चारों जो है वो रोहतास का है। रोहतास का सबसे ऊंचा जलप्रपात रोहतास का दुर्गावती जलप्रपात है। जीआर कुंड जो भोजपुर में है, जीआर कुंड रोहतास के निकट जिला है भोजपुर, वहाँ पे जीआर कुंड है। तो जीआर कुंड कहाँ है? जीआर कुंड जो है वह भोजपुर में है। तेलहर कुंड कहाँ है? तो तेलहर कुंड कैमूर में है। बिहार की प्रमुख झीलें, तो कांबर झील सब विख्यात झील है, बेगूसराय बिहार का पहला रामसर साइट, आर्द्र भूमि में रामसर साइट, तो यही कांबर झील बेगूसराय में है। गोगाबिल या घोंघाबिल, तो घोंघाबिल कटिहार में, यहाँ पे प्रवासी पक्षी आता है पानी उनी पीने, ध्यान रखिएगा। कुशेश्वर स्थान तो दरभंगा का फेमस है। घोड़ा कटोरा तो राजगीर नालंदा में घोड़ा कटोरा झील, इसको आप रखिएगा एकदम अच्छे से रख जाइए। अनुपम झील तो कैमूर में, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, आगे भी पूछेगा। कैमूर झील अनुपम झील कैमूर में है। सिमली और जगतपुर झील, तो यह सहरसा और भागलपुर में। सिमरी स्थान, सिमरी झील जो है सहरसा में है। जगतपुर झील जो है भागलपुर में है। मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। सरैया मन और पिपरामन, तो सरैया मन आ जाता है बेतिया में यानी पश्चिम चंपारण में, और पिपरामन आ जाता है मोतिहारी में यानी कि पूर्वी चंपारण में। बिहार की प्रमुख नहरें, तो यही नहरें तो ऊपर देख चुके, एक बार देख लेते हैं। तो त्रिवेणी नहर गंडक से निकलती है, रिकॉल हो जाए। तिरहुत नहर यह भी गंडक से निकलती है, और दोन यह भी गंडक से निकलती है। और इसके अलावा भी तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली, यह इस गंडक नदी से निकलने वाले त्रिवेणी, तिरहुत और दोन नहर से लाभान्वित होने वाले जिले हैं। कोसी नहर से जो निकलती है पूर्वी कोसी और पश्चिमी कोसी, तो पूर्वी कोसी से वही अररिया, सुपौल, पूर्णिया, और पश्चिमी कोसी से दरभंगा, मधुबनी, सुपौल इलाका प्रभावित होता है। साथ में एक और नहर कोसी से निकलती है जिसको कि राजपुर नहर कहते हैं, इससे सहरसा, मधेपुरा और बेगूसराय लाभान्वित होता है। पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर, तो पूर्वी सोन नहर से औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल, और पश्चिमी सोन नहर से रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर। ये आप मैप में जाके देखिएगा तो कॉन्सेप्ट में ही समझ में आ जाएगा, याद करने की इसको ज़रूरत नहीं है, बस बिहार के मैप में सारे जिले को माइंड में बैठा लीजिए। राजगीर, बिहार के प्रमुख गर्म जलकुंड जहाँ से गर्म पानी का स्रोत होता है वही गर्म जलकुंड कहलाता है। तो गर्म जलकुंड में राजगीर का सबसे फेमस जलकुंड ब्रह्मकुंड है, जो बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है। ब्रह्मकुंड कहाँ है? राजगीर में। इसके अलावा सूर्य कुंड हो गया, नानक कुंड हो गया, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड, सप्तधारा। 3-4 बार वीडियो देखने पे माइंड में थोड़ा सा रहेगा जी कौन कहाँ है। तो ब्रह्मकुंड सबसे गर्म है बिहार का, यह राजगीर का। इसके अलावा सप्तधारा, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड, नानक कुंड और सूर्य कुंड, यह भी राजगीर का ही है। मुंगेर में कुछ जलकुंड है। तो रामायण से रिलेटेड जो नाम आएगा उस सबसे, और कोई जलकुंड पूछे तो मुंगेर सीधा मार देना है, जैसे कि लक्ष्मण कुंड, राम कुंड, रामेश्वरम कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध जो है मुंगेर में, इंपॉर्टेंट है। भीम बांध मुंगेर में। भीम बांध एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, तो भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य है मुंगेर में, और उसी से रिलेटेड याद कर लेना है कि भीम बांध गर्म कुंड जलकुंड भी है, वो भी मुंगेर में है। तो लक्ष्मण, राम, सीता, ऋषि, जन्म कुंड, यह सब कहाँ है? श्रृंगार ऋषि कुंड, ऋषि से रिलेटेड भी आ जाए यदि यह पंचतर कुंड, तो यह सब मुंगेर में है। गया में है अग्निकुंड, एक वो है। बिहार की मिट्टी को देख ले, तो मिट्टी पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कणों को ही मिट्टी कहा जाता है। मिट्टी को किसको? तो पृथ्वी के जब ऊपरी सतह पे मोटा, मध्यम और बारीक अकार्बनिक मिश्रित कण जो होता है वही मिट्टी कहलाता है। क्या? मिट्टी कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी आप जानते होइएगा। मृदा का निर्माण, तो चट्टानों के टूटने से इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जब होता है, तो भौतिक परिवर्तन मतलब बाहरी आघात, जैसे कि हवा से, पानी से, बरसात से, इन सब चीज़ों से जो अगर मिट्टी टूट रहा है, सड़ रहा है, गला, तो यह भौतिक परिवर्तन हुआ। लेकिन रासायनिक परिवर्तन, कुछ रासायनिक प्रक्रिया हो गया, जैसे कि मिट्टी में कुछ ऐसा चीज़ जहाँ पे अगर अम्ल रख दिए तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया हुआ और वहाँ पे वो मिट्टी जो है वह किसी और फॉर्म में बदल गया, राख बन गया, आग लग गया, तो ये सब रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो रासायनिक परिवर्तन से और भौतिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो है वो मिट्टी का निर्माण होता है। दोनों का होना आवश्यक है। मिट्टी के निर्माण में स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि की मुख्य भूमिका होती है। मिट्टी का अध्ययन जो होता है वो क्या पेडोलॉजी कहलाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ की 90% क्षेत्र जो है वो जलोढ़, अपोढ़ या कछाड़ी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में मिट्टी का उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार में निम्नलिखित रूप में विभाजन किया गया। देख लेते हैं। उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 भागों में बांटा गया। दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 भागों में बांटा गया। उत्तर बिहार की मिट्टी को जिन 4 भागों में बांटा गया उसमें पहला है पर्वत पादीय मिट्टी। तो पर्वत पादीय मिट्टी वाला इलाका कौन सा? तो वही पर्वत पादीय मिट्टी जो जैसे कि बिहार है। तो यह जो पश्चिम जमान वाला इलाका है,
तो यह पर्वत के पाद में, यानी पाद मतलब चरण होता है, पैर होता है, तो पर्वत का शिवालिक का सबसे आखिरी हिस्सा ये है। तो यह पर्वत का अंतिम हिस्सा है। तो यह बिहार को थोड़ा सा बिहार में फैला हुआ है, यानी पर्वत का जो पैर है, पाद है, जड़ है, वो थोड़ा सा बिहार में फैला हुआ है। तो यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है उसे नाम दे दिया गया पर्वत पादीय मिट्टी, यानी पर्वत का पाद यानी पैर या ज़मीनी वाला जो मिट्टी है उसे पर्वत पादीय मिट्टी नाम दे दिया गया। कॉन्सेप्ट से पकड़ लेना है। तराई मिट्टी, तो इसके नीचे का जो इलाका है पर्वत पादीय के नीचे जो आता है वह तराई मिट्टी में आता है। उसके बाद जो मिट्टी आता है पुराना जलोढ़, जहाँ पे बाढ़ कभी कभी पहुँचता है तो वह पुरानी जलोढ़ आता है, जिसे ही बांगर कहा जाता है। बांगर नहीं बोलता है, बांगर आदमी है यानी बकलोल आदमी है, तो पुराना जलोढ़ बांगर हो गया। बाढ़ जहाँ हर वर्ष आती है वो इलाका नवीन जलोढ़ खाता है, जैसे कि सीतामढ़ी हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, सुपौल हो गया, इन सब जगह, खगड़िया, तो इन सब जगहों पे नवीन जलोढ़ का निर्माण होगा। अब दक्षिण बिहार की मिट्टी, जैसे कि एक टाल क्षेत्र की मिट्टी आ गया जो दक्षिण पूर्वी इलाका में आ गया, कगाड़ी मिट्टी आ गया। यहाँ पे पुरानी, अब देखिए उत्तर बिहार में पुरानी जलोढ़ को क्या कहा जाता है, बांगर। दक्षिण बिहार में उसी पुरानी जलोढ़ को कहा जाता है करेल केवाल। तो करेल केवाल क्या है, एक जलोढ़ मिट्टी का स्वरूप है जो दक्षिण बिहार में पाया जाता है। या करेल केवाल क्या है, तो दक्षिण बिहार में पाई जाने वाली मिट्टी है। करेल केवाल क्या है, दक्षिण बिहार में पाई जाने वाली पुरानी जलोढ़ का नाम है। और नवीन जलोढ़ को ही लाल बलुआ पत्थर को बलथर कहा जाता है। दक्षिण बिहार में नवीन जलोढ़ पाई ही नहीं जाता, इसलिए पुरानी जलोढ़ जिसे बांगर कहना चाहिए उसे ये लोग करेल केवाल के नाम से जानते हैं। लाल पीली जो मिट्टी होती है उसे बलथर मिट्टी कहते हैं। दक्षिण बिहार में बाढ़ आता ही नहीं, इसलिए नवीन जलोढ़ वहाँ पाई ही नहीं जाती, जो बहुत कम समय में कभी कभी बाढ़ आता है। उत्तर बिहार की मिट्टी, तो उत्तर बिहार की मिट्टी, इसमें उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, सोन, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, सोन नहीं, गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और उसकी अन्य छोटी जो भी सहायक नदियाँ उससे हुआ है। बिहार की मिट्टी को 4 उपवर्गों में, एक पर्वतपादी मिट्टी जिसे कि इंग्लिश में पीडमोंट सॉइल कह सकते हैं। इस मिट्टी का विस्तार पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाया जाता है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मिट्टी में अधिक नमी पाई जाती है और अधिक उपजाऊ होती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से धान और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल दशा प्रदान करती है। दूसरी मिट्टी जिसे कि तराई कहा जाता है, इस मिट्टी का विस्तार बिहार में उत्तरी सीमा में पश्चिम चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक फैला हुआ है। ये जैसे ये देखिए बिहार का मैप है, तो ये बिहार का मैप है। तो ये पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये 7 जिला जो है वो नेपाल से सीमा साझा करता है। तो ये 7 जिला को जो एकदम तराई वाला इलाका, पूरा जिला नहीं, एकदम इसका थोड़ा थोड़ा इलाका जो है वो तराई कहलाता है। तो वो पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक का जो तराई वाला इलाका है, यही मिट्टी तराई मिट्टी के नाम से कहलाती है। यानी तराई मतलब एकदम हिमालय के बाद का तराई वाला, हिमालय खत्म हुआ उसका जो थोड़ा सा एरिया आता है तराई इलाका में आता है, तो वही तराई वाला क्षेत्र जो है वह तराई मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह 5 से 7 किलोमीटर, कितना 5 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में, या 5 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में कहाँ, पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक फैला हुआ है तराई। ये तराई मिट्टी पूर्व पश्चिम में, पश्चिम चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक फैला हुआ है, 7 जिला को कवर करता है। ये मिट्टी कहीं कहीं कंकड़, ये ध्यान रखिएगा, नेपाल से जो बॉर्डर सटा है उसी में यह पाया जाएगा, उसके अलावा कहीं नहीं। कहीं कहीं यह कंकर और रेत की अधिक मात्रा पाई जाती है। कई जगहों पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। यह मिट्टी हल्के भूरे या पीले रंग का होता है। धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल वातावरण यह निर्धारित करता है। पुरानी जलोढ़, जिसे इतिहास में बांगर के नाम से जाना जाता है, मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में, इस पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहाँ बाढ़ की पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँच पाती है। इस मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से घाघरा गंडक द्वाब, जहाँ पे घाघरा गंडक द्वाब में उतनी पानी, घाघरा गंडक के बीच में द्वाब वाले इलाके में उतना बाढ़ नहीं आता है, तो इस मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से घाघरा गंडक, तो घाघरा गंडक के बीच में कौन आएगा, सारण आ जाएगा, सिवान आ जाएगा, भोज, ये पश्चिम चंपारण का कुछ हिस्सा, तो इन इलाकों में ये मिट्टी पाई जाती है, जिसमें बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग शामिल है। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में आता है। पूर्णिया, सहरसा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, सारण का भी थोड़ा सा इलाका इसमें आ जाता है। और इस मिट्टी में चूना और पोटास की अधिकता पाई जाती है। फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यहाँ पे सहरसा दरभंगा का नाम इसलिए दिया है क्योंकि दरभंगा और सहरसा वाले के ऊपरी इलाकों में ना बाढ़ जो है वो नीचे वाले इलाकों में अधिक आता है, ऊपरी इलाकों में थोड़ा बाढ़ कम आता है। तो मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में बूढ़ी गंडक नदी होने की वजह से मुजफ्फरपुर में भी उतना बाढ़ का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। इस मिट्टी सीतामढ़ी बाढ़ वाले इलाके में आ जाता है। इस मिट्टी में चूना और पोटास की अधिकता पाई जाती है। फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी प्रकृति जो होती है वो क्षारीय, जब चूना पत्थर पाया जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि यह अम्लीय नहीं होगा, एसिडिक नहीं होगा, यह बेसिस यानी क्षारीय प्रकृति का होगा। इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू और गन्ने उगाए जाते हैं। और नवीन जलोढ़, जिसे कि खादर नाम से जाना जाता है, नवीन जलोढ़ को किस नाम से, नवीन जलोढ़ को खादर नाम से जाना जाता है। नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष नए अवसादों को लाकर इस खादर मिट्टी का निर्माण किया जाता है। यह मिट्टी मुख्य रूप से विस्तृत है कहाँ, गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा के निचली घाटी में यह मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में
इस मिट्टी का रंग जो होता है वह भूरे रंग का गहरा भूरा होता है। इसमें बालू और चीका की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि खेत में नाइट्रोजन अधिक डालते हैं। नाइट्रोजन की कमी युक्त नवीन जलोढ़ जो होती है और नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी होती है, इसलिए हम लोग खेत में देखते हैं फसल में नाइट्रोजन अधिक डालते हैं। यह मिट्टी अत्यधिक उर्वर होती है और पर्याप्त सिंचाई होने के बाद धान, गेहूँ, जूट, मक्का आदि का पैदावार इस मिट्टी में अच्छे तरीके से होता है। दक्षिण बिहार की मिट्टी, तो दक्षिण बिहार की मिट्टी को अब देखें तो दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा और छोटा नागपुर पठार के मध्य हुआ है। मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 भागों में बांट दिया गया है। पहला, टाल क्षेत्र। तो टाल निम्न भूमि का वह क्षेत्र जहाँ वर्षा ऋतु में जल प्लावित होता है, यानी जल तैरते रहता है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से लेकर भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में हुआ है। अब इस टाल को थोड़ा समझ लेते हैं कि टाल क्या बला है। जैसे ये है बिहार, तो हमने बताया कि यह यहाँ से पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक यह तराई क्षेत्र था, 5 से 7 किलोमीटर पट्टी के रूप में, तो यह तराई था। अब ये गंगा नदी जा रही है और गंगा नदी के नीचे ये बक्सर में प्रवेश की चौसा के निकट यहाँ से लेकर भागलपुर तक जहाँ यह गंगा नदी बिहार को छोड़ती है वहाँ तक जल प्लावित वाला ये इलाका, गंगा के ठीक नीचे का इलाका यानी हिमालय के नीचे का इलाका तराई कहलाया, और गंगा के ठीक नीचे का इलाका 5 से 7-8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में जो है यह टाल कहलाता है। तो हिमालय के नीचे का इलाका तराई कहलाया, गंगा के नीचे का इलाका जो है 5 से 7 किलोमीटर पट्टी के रूप में यह टाल कहलाता है। तो यही बला है टाल। टाल जो है निम्न भूमि का क्षेत्र होता है, यानी गंगा के एकदम नीचे है, वहाँ पे पानी सब आता है, सोन, पुनपुन, फल्गु, सारी नदी वहाँ पे जाकर पानी जमा करती है, तो निम्न भूमि का क्षेत्र होता है। वर्षा ऋतु में जल प्लावित होते रहता है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर, यह गंगा के दक्षिणी तट पर पाया जाता है, उत्तर की ओर नहीं, हम लोग के इधर नहीं, केवल दक्षिणी तट पर। बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में पाया जाता है। इस मिट्टी में मोटे कण, धूसर कण एवं भारी मिट्टी होती है। इस मिट्टी में रबी की फसल, यानी रबी फसल मतलब जाड़े के महीने में जो फसल होती है उसे रबी फसल कहा जाता है। और दलहन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। कगारी मिट्टी, तो अगली मिट्टी कगारी मिट्टी, तो गंगा नदी के दक्षिण तट पर सोन और फल्गु, पुनपुन, क्यूल नदियों के किनारों में इस मिट्टी का विस्तार हुआ है। तो गंगा नदी के दक्षिणी तट पर जो सोन, फल्गु, पुनपुन, क्यूल नदियाँ आती है और उनसे जो अवसाद बने हुए उसी के अगल बगल का जो विस्तारित इलाका है वही मिट्टी कगारी मिट्टी कहलाती है। इसका विस्तार कमज़ोर होता है क्योंकि यह जो मिट्टी है यह जो नदियाँ हैं यह पहाड़ पठार से आती है, तो यह अपने साथ कंकर, बालू इत्यादि को लाती है, तो यह इसमें उर्वरा शक्ति कम होती है और बालू अधिक होती है। तो यह कगाड़ी मिट्टी, इसमें मोटे अनाज का उत्पादन हो सकता है, इसकी उर्वरा शक्ति थोड़ी कमज़ोर होती है। बलुई मिट्टी का यह थोड़ा सा स्वरूप होता है। यह मिट्टी मोटे अनाज और सब्जी के लिए उत्पादन होता है, जैसे कि तरबूज, खकड़ी, खीरा, इन सब चीज़ों का उत्पादन हो सकता है, मोटे अनाज का उत्पादन कर सकते हैं। इस मिट्टी में उगाए जाने वाले प्रमुख फसलों में मक्का, सरसों, मिर्च वगैरह ये सब उपजा सकते हैं। एक पुरानी जलोढ़ जिसे कि कड़ैल के बाल मिट्टी कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ को कड़ैल के बाल मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर आदि भागलपुर क्षेत्रों में फैला हुआ है, जहाँ कभी कभी बाढ़ आती है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है। तो भाई ये जलोढ़ है, तो जलोढ़ की उर्वरा शक्ति ऑटोमेटिक अधिक होगी, भले पुराना जलोढ़ ही क्यों ना हो, शेर बूढ़ा है तभी बढ़िया है। और इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा, पीला और हल्का होता है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलों में धान, मक्का, गेहूँ, बाजरा, आलू, अरहर आदि है। लाल पीली मिट्टी जिसे बलथल मिट्टी के नाम से जाना जाता है, लाल पीली, तो इस बलथल मिट्टी को समझ लेते हैं। यह कैमूर श्रेणी के निकट पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि से लेकर 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में, तो कैमूर श्रेणी में पूर्व में राजमहल से लेकर उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है। ये बिहार है अगर, तो यह कैमूर रोहतास वाला इलाका ए हो गया। तो कैमूर रोहतास से लेकर राजमहल की पहाड़ी यहाँ तक है, तो राजमहल की पहाड़ी, तो यहाँ से यहाँ तक जो मिट्टी पाई जाती है इसी को ही लाल पीली या बलथर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। 8 से कहीं पे 8 किलोमीटर होगा, कहीं पे 15 किलोमीटर होगा, तो यह 8 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। तो 8 से 15 किलोमीटर की चौड़ाई के रूप में फैला हुआ है जगह के हिसाब से। और यह मिट्टी जमुई, मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ी, बांका, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, इन सब इलाकों में पाया जाता है। इस मिट्टी में रेत और कंकर की बहुलता होती है। क्या इसमें रेत और कंकर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी उर्वरा शक्ति बहुत कम होगा, इसमें रेत कंकर है तो क्या ही रहेगा। जल संग्रह की क्षमता भी इसमें कम होती है। बलुई प्रकार की पूरी बलुई मिट्टी होगी, पत्थर वाला युक्त मिट्टी। लौह तत्व की प्रधानता होने के कारण इसे लाल रंग जैसा यह मिट्टी देखने को मिलता है। इसकी प्रकृति जो है वो अम्लीय प्रकार की होती है। मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मोटे अनाज की फसलें उगाई जाती है। अन्य महत्वपूर्ण कुछ बिंदु जैसे कि लाल बलुई मिट्टी कैमूर और रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू और लेटेराइट के अंश पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज उगाए जाते हैं। वन्य और वन्यजीव, तो बिहार में क्या है, एक मानसूनी प्रदेश है और यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन पर्णपाती वनों में उनकी विशिष्टताओं के आधार पर 2 भागों में बांट दिया गया है।
एक आर्द्र पर्णपाती वन, एक शुष्क पर्णपाती वन। तो आर्द्र और शुष्क, आर्द्र मतलब नमी युक्त हो गया और शुष्क मतलब सूखा हो गया। आर्द्र वाले इलाकों का नमी युक्त मतलब जहाँ पे वर्षा 100-120 सेंटीमीटर से अधिक होती है, 100-120 से अधिक होती है, वही आर्द्र माना जाएगा। शुष्क मतलब जहाँ वर्षा 50, 60, 55 इस अकॉर्डिंग होता है, वही शुष्क पर्णपाती वन। तो आर्द्र पर्णपाती वन वे वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा औसत वर्षा से 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन किशनगंज, पश्चिम चंपारण, वाल्मीकिनगर वन और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऐसे वन में साल, सेमल, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन वनों में सवई घास, हाथी घास, नरकट, बेंत आदि झाड़ियाँ पाई जाती हैं। शुष्क पर्णपाती वन, तो ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा औसत से 120 सेंटीमीटर से कम होती है। बिहार में अधिकांश भागों पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये कैमूर पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों में शीशम, अमलतास, साल, खैरा, महुआ, पलास, जामुन आदि के बांस इन शुष्क पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। बिहार के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य, तो बिहार में कुल 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार। तो पहला है वाल्मीकिनगर राष्ट्रीय उद्यान, यह पश्चिम चंपारण में वाल्मीकिनगर राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकिनगर राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ बिहार में सबसे अधिक घने वन इसी वाल्मीकिनगर राष्ट्रीय उद्यान में पश्चिम चंपारण में पाया जाता है। दूसरा भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि मुंगेर में है। 681 वर्ग किलोमीटर में फैला भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य तेंदुआ, भालू, सुगर, मगरमच्छ के लिए यह वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। मुंगेर का भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, इस सबको पूरा सीधे रट जाना है, कोई इसमें कंप्रोमाइज़ का सवाल ही नहीं है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार, तो गया में गौतम बुद्ध पक्षी विहार नाम से भी जा सकते हैं आप लोग। गया 138 वर्ग किलोमीटर में, ये वर्ग किलोमीटर तो शायद बहुत कम चांस इसे पूछने का, ऐसे ही है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार गया। कामबर झील पक्षी अभ्यारण्य, तो यह बेगूसराय में कामबर झील वन्य जीव अभ्यारण्य है। यह 63 वर्ग किलोमीटर, यह साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय, ये बताए थे कामबर झील बेगूसराय में, जहाँ पे विदेशी पक्षी साइबेरियाई पक्षी आते हैं पानी उनी पीने, अपना आश्रय स्थल लेने। तो बहुत दूर से चल के लोग साइबेरिया से आते हैं। साइबेरिया कहाँ पे, रूस का इलाका है, रूस चीन को पार करके ये इधर आते हैं। और यह रामसर सूची में शामिल बिहार का पहला वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि कौन है, कांबर झील बेगूसराय। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो नाम से विख्यात फेमस है। कैमूर तो कैमूर में आएगा, लेकिन यह रोहतास में भी विस्तृत है। तो कैमूर और रोहतास में पाया जाता है। 1504 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव होने का गौरव किसको प्राप्त है, तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को कैमूर और रोहतास में फैला हुआ है। नागी और नकटी दोनों जमुई में है। नागी और नकटी, नागी बांध और नकटी बांध दोनों को भी जीआई टैग भी मिला है। तो नागी जो है वह जमुई में सबसे छोटा वन्य अभ्यारण्य है, सबसे छोटा पक्षी विहार नागी है। और नकटी डैम जो है यह नागी के बाद दूसरा सबसे छोटा है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सूची में यानी वेटलैंड में शामिल किया गया। तो वेटलैंड में पहला कौन था, तो कांबर झील बेगूसराय का था। दूसरा तो नागी और नकटी है, दूसरा और तीसरा यह पर्यावरण दिवस 2024 के कब, किस पर्यावरण दिवस के अवसर पर नागी नकटी को शामिल किया गया, तो 2022, 23, 24, 25 तो 24 पर्यावरण दिवस के अवसर पर नागी नकटी को अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया। राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य तो नालंदा में है, राजगीर नालंदा में नाम से ही। उदयपुर, ये इंपॉर्टेंट है, उदयपुर बहुत लोग ऑप्शन में देता है राजस्थान, तो उदयपुर बिहार में, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, बिहार के पश्चिम चंपारण में 887 वर्ग किलोमीटर में। उदयपुर देखो ऑप्शन देगा पश्चिम चंपारण, और दूसरा ऑप्शन दे देगा राजस्थान, अधिकतर लोग राजस्थान चलेंगे। रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य तो नवादा में है 27 वर्ग किलोमीटर में। कुशेश्वर स्थान वन्य जीव, तो ये दरभंगा का है कुशेश्वर स्थान, तो यह भी साइबेरियाई पक्षी का आश्रय स्थल, ये भी बताए थे। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य तो भागलपुर में है, 60 वर्ग किलोमीटर में फैला है। गंगा नदी और मुंगेर से भागलपुर तक फैला हुआ है। भारत के पहले डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में इसको शामिल किया गया है। बड़ेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य तो यह वैशाली का है, यह दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य, नागी के बाद दूसरा है, नहीं नकटी दूसरा नहीं है, यह दूसरा है, क्योंकि वो 1.96 था, यह 1.98 है, यानी बड़ेला सलीम अली जो दूसरा सबसे छोटा है। वन की रिपोर्ट 2021 के अनुसार शायद नया वन रिपोर्ट आया है करंट में, उसको देख लेंगे, एक बार देख लेते हैं इसको भी। भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष पर भारतीय वन सर्वेक्षण कौन जारी करता है, भारतीय वन सर्वेक्षण इस रिपोर्ट को जारी करता है। यह रिपोर्ट पहली बार कब आई थी, तो याद रखें 1987 में आई थी। 2021 में इस रिपोर्ट की श्रृंखला का 17वां रिपोर्ट था, और इसको दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सैट 2 के माध्यम से आंकड़ों का प्रयोग कर इसको जारी किया गया था। बिहार में वनावरण तो 21 में बिहार में कुल वनावरण 7380, लगभग में 7381 मान लेते हैं, इसे एग्जैक्ट 7380.79 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.84, 7 गुना 12 तो 12 से 84, 7.84% पे है, ऐसे याद रखें। 19 की रिपोर्ट के अनुसार यह 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि के साथ 1.03% वृद्धि को दर्शाता है परसेंटेज में। वनावरण में अगर देखा जाए तो बिहार में 7381 है, वृक्षावरण 2341 है, टोटल 9722, कुल वनावरण वृक्षावरण मिला के कितना हुआ है क्षेत्रफल 9722 वर्ग किलोमीटर में फैला है, 10.32% है। यहाँ पे अगर देखा जाए 21 का है, ये शायद 23-24 में आया है, इसको देखना पड़ेगा करंट वाला, वहाँ पे नया वाला देख लेंगे। जीरो में वनावरण
तो कैमूर में 1051 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है सबसे अधिक वनावरण। दूसरा पे पश्चिम चंपारण 903। सबसे अधिक वनावरण कहाँ है? कैमूर में। और सबसे कम कहाँ है? शेखपुरा और अरवल। सबसे अधिक कैमूर रोहतास है, 1 2 याद करो। शेखपुरा अरवल सबसे कम में है, 1 वर्ग किलोमीटर और 4 वर्ग किलोमीटर। जिलों में वनावरण का प्रतिशत, तो परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये इसमें भी कैमूर है 31% में। दूसरा पे पश्चिम चंपारण की जगह पे आया था जमुई, जहाँ पे 21% क्षेत्र में वनावरण है। परसेंटेज में शेखपुरा 1 पे है 0.17%। ये छोड़ दे। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में 796 वर्ग किलोमीटर वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व का 85.71% है। बिहार में वृक्षावरण, तो वन स्थिति रिपोर्ट 21 के अनुसार बिहार में 2341 वर्ग किलोमीटर में वृक्षावरण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.48% है। 2 दूना 4 दूना 8। या 19 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण 338 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि है। यह 21 का डाटा है, अभी 23 में जो आया होगा 24-25 में जारी होगा, तो उसको फिर कंपेयर करेंगे 21 से। और 30 सघन वन, ये सब बिहार में सबसे अधिक जो वनावरण है एकदम घने वन, वो पश्चिम चंपारण है। मध्यम वन जो है पश्चिम चंपारण, और खुले वन में कैमूर टॉप पे। ये सब आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 की बात है। ये क्वेश्चन पुराना हो चुका है। बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन जो है नागीनट्टी अभयारण्य में हुआ था, जमुई में। राजगीर में जू सफारी की स्थापना की गई है। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थित है। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या 54 है। 18 की रिपोर्ट में बाघों की संख्या 31 थी, इसको ध्यान रखिएगा। बाघ की संख्या वर्तमान में 24 है। बिहार में आपदा प्रबंधन, तो बिहार एक मैदानी राज्य है। क्या है? मैदानी राज्य है। मुख्य आपदा बाढ़ है, और बाढ़ के अतिरिक्त यहाँ पे सूखा, भूकंप, चक्रवात एवं लू जैसी स्थिति भी कभी कभी देखने को मिलती है। बिहार में 38 जिले हैं, जिसमें से 28 जिले अधिक बाढ़ प्रभावित है। 28 में से 15 जिले जो है और अधिक बाढ़ प्रभावित है। 13 कम, 28 में से 15 अधिक और 13 कम है। बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा जाता है। बिहार से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 16.5% है। अधिक बाढ़ वाले जो जिले हैं उसमें पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर और कटिहार आता है। ये बाढ़ वाले 3 प्रमंडल को दिखाया है कि बाढ़ वाले मुख्य दरभंगा, कोसी और तिरहुत बाढ़ से प्रभावित इलाके हैं। कम बाढ़ प्रभावित जिले में 13 है। पश्चिम चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, शेखपुरा। बाढ़ आने का कारण, तो बाढ़ आने के कारण को देखें। बाढ़ आने के कारण तो बिहार में वर्षा ऋतु 2 माह से अधिक तक वर्षा कराती है। बाढ़ का पहला कारण, उत्तर बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह होता है। बिहार में जल प्रबंधन का भी अभाव है, और तटबंधों का टूट जाना, जल संग्रह क्षेत्र में मानव का प्रसार, ये सब बाढ़ आने के मुख्य कारण है। सूखा, तो मानसून की अनिश्चितताओं के कारण जल के अवैज्ञानिक दोहन के कारण सूखे की स्थिति देखने को मिलती है बिहार में। बिहार का 20% क्षेत्र जो है सूखे से प्रभावित है। सूखे से प्रभावित होने का वाले प्रमुख जिले में औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर, मुंगेर, ये सब इलाके सूखे से प्रभावित है। सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे कि टपकन सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि का प्रयोग एवं नहर निर्माण कार्य किया जाना आवश्यक है। भूकंप, तो बिहार की भौगोलिक अवस्थिति हिमालय के समीप होने के कारण यहाँ भूकंप की संभावना को जन्म देती है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में भूकंप की संभावना के आधार पर जोन 5, जोन 4 और जोन 3 में बांटा गया। तो बिहार में भूकंप के दृष्टिकोण से 5, 4 और 3 जोन में बांटा गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो इधर से जो इलाका कटा हुआ है, ये इलाका, ये 5 जोन में आता है, ये इलाका 4 जोन में आता है, और ये इलाका 3 जोन में आता है। ये इलाका 5 जोन में आता है इलाका, और ये इलाका 4 जोन में आता है, और ये इलाका 3 जोन में आता है। 5 में जो जिले आ रहे हैं उसमें से कौन है? सीतामढ़ी का आधा हिस्सा है, मधुबनी, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, यानी जो ये हिमालय के तराई से सटा हुआ जो मेन इलाका है वो जोन 5 में आता है। उसके नीचे का इलाका ये सारा जोन 4 में आता है। और ये जो सबसे दक्षिण और पश्चिमी बिहार का हिस्सा है, बक्सर, रोहतास, ये सब वाला इलाका जोन 3 में आता है, जो कम प्रभावित, मतलब कम खतरनाक जगह है। तो सबसे खतरनाक जोन 5 आता है। जोन 5 में देखें तो किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, यह अत्यधिक प्रबलता वाला जोन है। जोन 4 मध्यम प्रबलता, जिसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सिवान, शिवहर है। और जोन 3 निम्न प्रबलता वाला है, साउथ बिहार का है, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर और भोजपुर, मुंगेर, ये सब शामिल है। चक्रवात, तो बिहार भौगोलिक दृष्टि से देखें तो समुद्र तटीय राज्य नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के नज़दीक होने के कारण बिहार चक्रवात जैसी आपदाओं से प्रभावित कभी कभी हो जाता है। और बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवात पश्चिम बंगाल, झारखंड होकर बिहार के सीमावर्ती जिलों को प्रभावित करता है।
चक्रवात से मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिले किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया में क्षति देखने को मिलती है। इसका प्रभाव इन क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। चक्रवात में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के से जान माल की हानि होती है। सेंडाई फ्रेमवर्क और बिहार, तो सेंडाई फ्रेमवर्क जो है वह जापान का एक जगह है सेंडाई, वहाँ पे 2015 में आपदा जोखिम की कमी करने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्रीय विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसी सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए और भारत ने 1 जून 2016 को सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाया। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने सेंडाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना को लागू किया था। तो ये बिहार का भूगोल खत्म हो गया। अब कल बिहार की अर्थव्यवस्था और इससे आगे के पोर्शन को 2-3 वीडियो 1-2 घंटे के और आएंगे, जिसमें बिहार का ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इतिहास और भूगोल जहाँ से मेजर पोर्शन है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसको कम से कम 5 बार मॉडर्न, ये इतिहास 2 पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इतिहास का जो पार्ट 2 है उसको 4-5 बार देख ले। मॉडर्न बिहार से अंदर से क्वेश्चन आता है, पहला किसान सम्मेलन कहाँ हुआ, किसान नेतृत्व कौन हुआ, सचिव कौन था, अध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष कौन था, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो मॉडर्न बिहार और ये ज्योग्राफी को इसको 4-5 बार जरूर देखें। यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।